हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आपको पता है यहाँ पर हम लोग एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इतिहास विषय की क्लास ले रहे हैं। और आज का जो टॉपिक आपका गुप्त काल की शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था। ये आपकी सिर्फ शासन व्यवस्था नहीं है, पूरा गुप्त काल यहाँ पे कवर हो जाएगा आपका। यहाँ पे गुप्त काल का साम्राज्य कैसा था, समाज, शासन प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, व्यापार कैसा था, कला कैसी थी, साहित्य कैसा था। मतलब एक बहुत बड़ी क्लास आपकी होने वाली है, बहुत सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं, ठीक है ना। तो यार रखना, यहाँ पे मौर्य काल की तुलना आपको बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि मौर्य प्रशासन जो था वो केंद्रीकृत था, जबकि गुप्त काल में आपको विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति दिखेगी। इसी विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति से आपको क्या आगे भारत में सामंतवाद देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आप देखो, राजस्थान तो राज की उपाधि आपने देखा था कि गुप्त काल जब शुरू हुआ था, गुप्त काल के राजा महाराजा बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां ले रहे थे, जैसे क्या, महाराजा धिराज, परम भट्टारक, परमेश्वर। ये उपाधियां क्यों? कि गुप्त शासकों को भव्य और साम्राज्यवादी बनाती थी। इन उपाधियों से संकेत क्या मिलता है कि गुप्त सम्राटों के अधीन अनेक सामंत और अधीनस्थ शासक होते थे, इसलिए अपने आपको विशेष दिखाने के लिए इस प्रकार की उपाधियां लेते थे। गुप्त शासकों ने राजत्व के देवीकरण, डेविकेशन ऑफ द किंगशिप का भी प्रयास किया है, ठीक है ना। डिवाइनेशन ऑफ द किंगशिप। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की तुलना बात की जाए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की तुलना इंद्र से की गई है, वरुण से की गई है, यम से की गई, कुबेर जैसे देवताओं से की गई है। इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा कि गुप्त काल में सम्राट केवल राजनीतिक ना होकर अपने आप को देवीय गुणों से युक्त मानता था, डिवाइन किंग के रूप में मानता था कि भैया हम राजा जो है हमारा क्या, देवी देवताओं के गुणों से युक्त था, अपने आप में विशेष है। ऐसा क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपको छोटे छोटे राजा दिखेंगे जो साथ में शासन कर रहे होंगे, उनसे आपको यदि विशेष दिखाना है, आपको विशेष दिखाना, तो आपको इस प्रकार की गतिविधियां करनी पड़ेगी। क्या आपको इस प्रकार की गतिविधियां करनी पड़ेंगी। प्रशासन का विकेंद्रीकरण। मौर्य काल में केंद्रीकृत प्रशासन था, अत्यधिक नियंत्रण था। यहाँ पे गुप्त काल में क्या हो गया, आपका विकेंद्रीकृत नियंत्रण हो गया और अपेक्षित कमजोर शासन था। गुप्त युग में गुप्त युग में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी थी। समुद्रगुप्त द्वारा विजित और अधीनस्थ राजाओं के प्रति अपनाई गई नीति को ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण की नीति कहते हैं, ठीक है ना। इसमें स्थानीय व अधीनस्थ शक्तियों को बनाए रखा। मतलब क्या भैया, कि हमने आपको शासन तो कर लिया, हमने आपको जीत तो लिया, लेकिन आप अपने आप में स्वतंत्र रहो, अपने क्षेत्र पे अपने क्रियाकलाप करते रहो, आप नजराना हमें देते रहो, हमारे प्रति समर्पित रहो। इससे साम्राज्य में क्या हुआ, सामंती प्रवृत्तियों के विकास को प्रोत्साहन मिला। प्रशासनिक पदों को वंशानुगत होना। गुप्त काल में क्या होगा, धीरे धीरे पद वंशानुगत हो गए। जैसे आपको एग्जाम्पल मिलेगा कि सौराष्ट्र क्षेत्र में, जो आपका सौराष्ट्र क्षेत्र में पर्णदत्त है, जिनने क्या किया था, सुदर्शन जी का निर्माण करवाया था, जीर्णोद्धार कराया था, पर्णदत्त है। उसके पुत्र चक्रपालित भी यहाँ पे गवर्नर रूप में मिलते हैं। परदत्त सौराष्ट्र का प्रांतीय अधिकारी था, जबकि उसके पुत्र चक्रपालित को गिंदा नगर का प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया गया था। यह प्रशासनिक पदों पर एक ही परिवार की पलती हुई प्रवृत्ति को संकेत देता है। गुप्त काल की एक और विशेषता क्या थी बेटा, कि एक ही अधिकारी कई प्रशासनिक पद पर था। जैसे आप देखो हरिशरण, देखो हरिशरण क्या, जो कि प्राग प्रशासनिक रचनाकार था, वो कुमार मात भी था, संधि विज्ञ भी था और महादंड नायक मतलब न्याय देने वाला अधिकारी भी था, ठीक ना। यह प्रवृत्ति क्या दिखा रही है, उच्च अधिकारियों की शक्ति बढ़ रही है और बहुत सारे मंत्रालय अपने अधीन लेके चल रहे हैं। गुप्त काल में साम्राज्य विभाजन की बात करें तो सुविधाओं के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य को विभिन्न इकाइयों में डिवाइड किया गया था। भुक्ति भुक्ति में डिवाइड किया गया था, विषय में बांटा गया था भाई साहब, फिर विधि या पेट बांटा गया था, विधि या पेट इसको बोलते हैं, और ग्राम आपका हो गया। क्या रखना, भुक्ति क्या था, भुक्ति गुप्त साम्राज्य की प्रांतीय इकाई को भुक्ति कहते थे। भुक्ति का जो प्रधान होता था उसको क्या, उपरे महाराज कहा जाता था। इसकी नियुक्ति मूलतः सम्राट द्वारा की जाती थी। कुंडुवर्धन भुक्ति गुप्त साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण प्रांत था। यहाँ का जो प्रशासक था चेरादत्त था, याद रखना। सीमांत प्रदेशों में, तो गुप्त साम्राज्य के सीमांत प्रदेशों के प्रशासक को गोप्ता कहा जाता था। क्या, गोप्ता। स्कंदगुप्त सौराष्ट्र के पर्णदत्त को, स्कंदगुप्त ने क्या, सौराष्ट्र में पर्णदत्त को गोप्ता नियुक्त किया था, ठीक है ना। विषय की बात करें तो भुक्तियों को अनेक जिलों में विभाजित किया गया, जिलों को विषय कहते थे। विषय का सर्वोच्च अधिकारी विषयपति था। कुछ अभिलेखों में कुमारा मात को भी विषय का अधिकारी बताया गया है, विषय का प्रशासनिक अधिकारी बताया गया है। विषयपति के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय को अधिष्ठान कहा, क्या, अधिष्ठान या एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कहा जाता था। विषय परिषद की बात करें हम लोग, तो विषय परिषद को प्रशासन में सहायता व सलाह देने के लिए विषय परिषद, जो विषय आपके होते, जिले आपके होते थे, वहां पे सहायता देने के लिए विषय परिषद होती थी। इसको हमने कल भी देखा था, याद है आपको। एक अभिलेख से जानकारी मिलती है, प्रशासनिक जानकारी आपको, ठीक है। जो दामोदर अभिलेख आपका था, जो आपका दामोदर अभिलेख था, पश्चिम बंगाल में था, याद है कि नहीं याद है कल का। आपको विषय परिषद के प्रमुख सदस्यों में नगर श्रेष्ठी,
सार्थवा, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ आपको मिल जाएगा। क्या? नगर श्रेष्ठी, सार्थवाय, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ आपको देखने को मिलेगा। नगर श्रेष्ठी कौन है बेटा इसमें? नगर का प्रधान अधिकारी अथवा सेठ। सातवाय व्यापारी कारवा, व्यापारी निगम का प्रमुख। प्रथम कुलिक प्रधान शिल्पी या शिल्प संघ का प्रमुख। प्रथम कायस्थ प्रथम लेखक या मुख्य लिपिक आपका होते थे। ठीक है ना। बात करें हम लोग गुप्त काल के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों की, तो कुमारामात्य कौन था बेटा? उच्च प्रशासनिक अधिकारी थे, आधुनिक सिविल अधिकारियों के समान थे आपके। ठीक है ना। महादंड नायक उच्च न्यायिक अधिकारी या सैन्य अधिकारी माने जाते हैं। संधि विग्रह युद्ध एवं शांति के लिए संधि के अधिकारी आपका होता था। महाबलाधिकृत सेना का उच्च अधिकारी या सेनापति, सेना का उच्च अधिकारी या सेनापति आपका महाबलाधिकृत। भंडाराधिकृत राजकोषीय कोषागार का एवं भंडार का अधिकार। महाच्छपटलिक, 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 महापटलिक कौन था? महापटलिक। तो महाच्छपटलिक आपका राजकीय लेखागार का जो राजकीय अभिलेख होते थे और लेखा विभाग का उच्च अधिकारी होता था। प्रतिहार कौन था बेटा? अंतःपुरा का रक्षक होता था आपका। महाप्रतिहार कौन थे? राजमहल की सुरक्षा करने वाले अधिकारी होता था। दंडपाशिक कौन थे? तो दंडपाशिक पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी थे। विनय स्थिति स्थापक कौन था? धर्म, नैतिक आचरण, सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की देखरेख करने वाला अधिकारी था। भट्टा स्वपति क्या थे आपके? भट्टा स्वपति घुड़सवार सेना का प्रधान था। चार्ट कौन थे आपके? चार्ट सैनिक अथवा निम्न श्रेणी के सुरक्षा कर्मचारी थे। रण भंडारिक कौन थे? रण भंडारिक सेना की रसद एवं सैन्य सामग्री व्यवस्था करने वाले अधिकारी थे। महापिलुपति गज सेना का प्रधान थे। महापिलुपति गज सेना के प्रधान थे। भट्ट कौन थे आपके? सैनिक व सुरक्षा कर्मचारी थे। सैनिक व सुरक्षा कर्मचारी भट्ट थे आपके। भाट। ठीक है ना। फिर से देखो ये महत्वपूर्ण आपके कुमारामात पढ़ो। एक गुप्त काल के प्रशासनिक अधिकारी कुमारामात, मादन नायक। चलो मैं नाम पढ़ रहा हूँ, आप इनको पढ़ना। मैं नाम पढ़ रहा हूँ, आप इनको जोड़ना। ठीक है ना। इससे हमको याद होगा। कुमारामात, महादंड नायक, संधि विग्रह, महाबलाधिकृत, भंडाराधिकृत, भंडाराधिकृत, महाचपटलिक, प्रतिहार, महाप्रतिहार, दंडपाशिक, विनय स्थिति स्थापक, भट्टासुपति, चाट, रण भंडारकृत, महापिलुपति और भट्ट। महापिलुपति और भट्ट। बात करते हैं जिले के प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे। तो नगर श्रेष्ठी नगर का प्रधान श्रेष्ठ या प्रमुख अधिकारी। सार्थवाय व्यापारियों के निगम एवं व्यापारिक कार्रवाई का प्रमुख। प्रथम कुलिक प्रधान शिल्पी अथवा शिल्प प्रधान का अध्यक्ष। प्रथम कायस्थ प्रधान लेखक या मुख्य लिपिक। प्रथम कायस्थ कौन था आपका? लेखक या मुख्य लिपिक। पुस्तपाल राजकीय अभिलेख और दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी आपको पुस्तपाल मिलेगा। स्थानीय एवं नगर प्रशासन की बात करते हैं। स्थानीय एवं नगर प्रशासन की बात करते हैं तो गुप्त काल में नगर प्रशासन की विकसित व्यवस्था विद्यमान थी। क्या? गुप्त काल में नगर प्रशासन की विकसित व्यवस्था विद्यमान थी। नगरों के प्रशासन में स्थानीय परिषदों और अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्या? गुप्त काल में नगर प्रशासन की विकसित व्यवस्था विद्यमान थी। नगरों के प्रशासन में स्थानीय परिषद और अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस बात को आपको रखना है। नगर परिषद अथवा नगर प्रशासन की प्रमुख को क्या? नगरपति कहते थे। हेड ऑफ द टाउन एडमिनिस्ट्रेशन नगरपति। पुस्तपाल कौन था? पुस्तपाल आपका लिखा ना आप राजकीय अभिलेख और दस्तावेज को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी। अवस्थिक कौन था? तो अवस्थिक आपका अवस्थिक नामक कर्मचारी धर्मशाला और विश्राम गृहों का पर्यवेक्षक के रूप में काम करता था। अवस्थिक जो कि आपकी व्यवस्था बनाता था। अब बात करते हैं ग्राम प्रशासन की। तो ग्राम प्रशासन गुप्त काल की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का अधिकारी ग्रामिक, ग्रामपति या महत्तर कहलाता था। आपको दामोदर ताम्रलेख में ग्राम प्रशासन से संबंधित अनेक अधिकारियों के नाम मिलते हैं। महत्तर मिलता है, ग्रामिक मिलता है, कुटुंबिन मिलता है। ठीक ना। ग्राम सभा की बात करते हैं। ग्राम सभा की बात करते हैं तो गुप्त काल में ग्राम स्तर पर स्थानीय सभाएं विद्यमान थी। मध्य भारत में ग्राम सभा को पंच मंडली कहा जाता था। बिहार क्षेत्र में ग्राम सभा को ग्राम जनपद कहा जाता था। क्या? मध्य भारत में क्या बेटा? मध्य भारत में पंचमंडली मतलब पंचों की मंडली आपकी होती थी। बिहार क्षेत्र में आपका ग्राम जनपद आपका होता था। क्या? ग्राम जनपद होता था। पेट की बात करें तो ग्राम और विषय के मध्य पेट नामक ग्राम और विषय के मध्य पेट नामक एक प्रशासनिक इकाई अस्तित्व में थी। पेट क्या था? सामान्यतः कई ग्रामों का समूह था। जैसे आपको जिला मिलता है तो जिले को यहाँ पे क्या कह दिया इन्होंने? विषय कह दिया। और ग्राम आपको ग्राम हो गया। तो इनकी मध्य पेट नामक इकाई थी। क्या थी? पेट नामक एक इकाई थी। याद रखना आपको, जो कि कई ग्रामों का समूह थी। इसको हम विकास खंड बोल सकते हैं।
ब्लॉक बोल सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था की, जुडिशियल सिस्टम की। तो गुप्त काल में न्याय व्यवस्था बहुत अच्छी थी। सम्राट आपका सर्वोच्च अधिकारी होता था, सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। न्यायिक व्यवस्था राज्य के न्यायालयों के साथ साथ स्थानीय व व्यवसायिक संस्थाओं द्वारा की जाती थी। आपको गुप्त काल में प्रमुख चार वर्गों का उल्लेख मिलेगा, न्यायालयों के चार वर्ग अर्थात चार प्रकार के। एक आपको राजा का न्यायालय, जो कि राजकीय और सर्वोच्च न्यायालय था। श्रेणी न्यायालय, जो कि शिल्पी और व्यवसायियों की श्रेणियों का विवाद निपटारा करता था। पग न्यायालय, पुग पुग न्यायालय स्थानीय अथवा विभिन्न व्यवसायों से जुड़े समुदाय के विवादों का समाधान करता था। कुल न्यायालय, कुल फैमिली कोड आपका परिवार व कुल संबंधी वादों को निपटाता था। स्मृति ग्रंथों में पुग व कुल जैसी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। ये संस्था अपने सदस्यों के पारिवारिक विवादों को निपटाती थी। अच्छा, दीवानी और फौजदारी कानून। तो दीवानी कौन से बेटा आपके, जो सिविल होते थे, फौजदारी जो क्रिमिनल आपके होते हैं। तो गुप्त काल के न्याय व्यवस्था में क्या एक विशेषता थी, यहाँ पे आपको दीवानी कानून और फौजदारी कानून अधिक रूप से स्पष्ट मिलेंगे। ऐसे मौर्य काल में आपको नहीं मिलते थे, यहाँ पे आपको प्रॉपर मिलेंगे। व्यवहार विधि, व्यवहार विधि आपको मिलेंगे यहाँ पे संपत्ति, ऋण, उत्तराधिकार, अन्य विवादों से संबंधित आपके क्या है सिविल मामले। जो व्यवहार विधि थी आपकी सिविल मामले से संबंधित थी। दंड विधि अपराध एवं उनके दंड से संबंधित थी। गुप्त काल में प्रशासन का वैज्ञानिक तो दिख ही रहा है, साथ साथ आपको स्थानीय संस्थाओं की भूमिका भी दिख रही है। प्रशासनिक पदों पर वंशानुगत प्रवृत्ति आपको दिख रही है, सामंती तत्वों की प्रवृत्ति आपको दिख रही है। गुप्त काल में दंड की बात करें तो चीनी यात्री फायन बोलता है कि बेटा यहाँ पे दंड विधान क्या था, कमजोर था, दंड विधान कमजोर था। सामान्यतः मृत्यु का प्रचलन नहीं था। कल ही हमने पढ़ा था फायन के बारे में, फायन ने गुप्त काल का बताया था, वहां पे जानकारी हमने ली थी। गुप्त काल क्या बोलते भाई, फायन क्या बोलता है कि जो यहाँ पे आपको पेनाल्टी सिस्टम था क्या था, वो कमजोर था, ठीक है ना। साथ ही मृत्यु दंड आपको नहीं मिलता था। अपराधों के लिए आर्थिक दंड अथवा जुर्माना लगाया जाता था। फाइन के अनुसार बार बार राजद्रोह करने वाले अपराधी का दाहिना हाथ काट लिया जाता था। इस प्रकार गुप्तकालीन दंड व्यवस्था में आर्थिक दंड का क्या था बेटा, विशेष महत्व था, ठीक है ना। अब गुप्त काल के प्रमुख विभाग देखते हैं हम लोग। तो राजस्व विभाग देखते हैं, न्याय विभाग, लोक परोपकारी विभाग, सेना विभाग, अध्यक्ष विभाग, आरक्षी विभाग, पुलिस विभाग, ठीक है ना। देखते हैं राजस्व विभाग। राजस्व विभाग क्या करता है बेटा, भूमि संबंधी करों की संख्या वृद्धि हुई थी यहाँ पे, जबकि वाणिज्यिक करों का महत्व कम हुआ था, मतलब व्यापार व्यवस्था कमजोर हुई थी। इस परिवर्तन के संबंध में क्या हुआ था, गुप्त काल में क्या कृषि आधारित शुरू बढ़ रहा था और भूमि अनुदान की व्यवस्था बढ़ी थी, इसलिए क्या भूमि कर बढ़े थे, ठीक है ना। और राजकीय भूमि का, राजकीय आय का प्रमुख स्रोत क्या था बेटा, राजकीय आय का प्रमुख स्रोत था भूमि था आपका। तो देखो गुप्त काल में प्रमुख कर कौन कौन, टैक्स, भाग को क्या बोलते, भाग भूमि उपज का 1/6 भाग था। भोग को क्या बोलते हैं, राजा अथवा अधिकारियों को फल फूल सब्जी आदि रूप में भेंट दी जाती थी। उद्रम क्या था आपका, एक प्रकार भूमि करता या भूमि से संबंधित अतिरिक्त कर आपका माना जाता था। उपरिक आपको क्या था, उपरिक, उपरिक उन कृषकों या रैयतों से लिया जाता था जो भूमि के स्थायी स्वामी नहीं थे। चारासन, चारागांव से। हलदंड, हल अथवा कृषि उपकरण से संबंधित था। प्रणय आपका ग्रामवासियों से लिया जाने वाला अनिवार्य या आपातकालीन करता। घाट आपका लुटेरों से या आग सुरक्षा संबंधी करता। या उद्रिंग आपको भूमि, इसको सिंचाई करी बोलते हैं, उद्रिंग को हम लोग क्या सिंचाई करके नाम से भी जानते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ पे भाग जिन नाम पढ़ रहा हूँ, आपको इनके प्रकार पढ़ना है। बताओ, मैं नाम पढ़ूंगा, आपको इनका प्रकार पढ़ना है। प्रकार, भाग, भोग, उद्रंग, उपरिक, चारासान, हलदंड, प्रणय, घाट, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। भू अधिकार एवं भू अनुदान, लैंड राइट एवं लैंड ग्रांट्स। तो प्राचीन भारतीय समाज की क्या धीरे धीरे मध्यकालीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। भू अधिकार और भू अनुदान, अब देखो जो प्राचीन काल की समाज थी, अब धीमे धीमे हम लोग बढ़ेंगे आगे तरफ, तो सामाजिक आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन होगा। पहले देखो भूमि अनुदान जैसी प्रथा नहीं चलती थी, बट यहाँ पे आपको सातवाहनों की बात क्या दिखेगा, भूमि अनुदान जैसी प्रथाएं दिखेंगी। सामंती व्यवस्था आपको दिखेगी। यहाँ पे आपको भूमि से लगाव ज्यादा होगा। हमने शुरुआत में वैदिक काल से पढ़ा था, वैदिक काल में भूमि स्वामित्व नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उत्तर वैदिक काल में आए, महाजनपद काल में आए, राज्य साम्राज्य की व्यवस्था आई, भूमि के जो स्वामित्व की अवधारणा वो यहाँ पे आई, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा है भैया, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन आता, क्यों आता, क्योंकि भूमि अनुदान की प्रथा शुरू हुई थी। भूमि अनुदान व्यवस्था ने क्या किया था, राजनीतिक प्रशासन, कृषि व्यवस्था और सामाजिक संरचना में व्यापक परिवर्तन किए थे। क्यों किए थे, मान लो कोई भूमि मैं आपके लिए दे रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई भी राजा का कानून नहीं लगेगा। एक भूमि अगर मैंने आपको दान में दी है, तो यहाँ पे राज्य का कानून नहीं लगेगा, यहाँ पे आपका स्वयं कानून लगेगा। आप इसके मालिक को, आप अपने कानून यहाँ पे बनाओगे। बात करते हैं भूमि अनुदान प्रथा का आरंभ उद्देश्य।
भूमि अनुदान का आरंभ कहाँ से होता है? तो भूमि अनुदान से संबंधित शासन पत्र या सनद कहते हैं कि भूमि दान के पीछे मुख्य कारण क्या था? धार्मिक था। धार्मिक कारण था भूमि दान के लिए। भूमि दान करने वाले शासक प्रवक्ता पुण्य प्राप्ति के लिए भूमि दान करते थे कि आपको पुण्य मिलेगा, पाप नहीं पुण्य मिलेगा। दूसरे, भूमि प्राप्त करने वाले ब्राह्मण, भिक्षु और पुरोहितों को धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक संस्थाओं के संचालन के लिए भूमि दी जाती थी। इस प्रकार का प्रारंभिक भूमि अनुदान मुख्यतः धार्मिक दान के रूप में विकसित हुआ। जो भूमि अनुदान की प्रथा है आपको 5वीं शताब्दी में विस्तृत होती है। आपको पता है शुरुआत कहाँ से हुई? सातवां काल से हुई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मणों को भूमि व संपूर्ण गांव कर मुक्त रूप में दान दिए जाते थे। दानग्राही भूमि के साथ साथ अनेक राजस्व अधिकारी प्रदान किए जाते थे। गांव से राजा द्वारा वसूल किए जाने वाले करों की उगाही का अधिकार अब दानग्राही के पास होता था। अब राजा कुछ नहीं कर सकता उसमें, किसी दानग्राही के पास है। इस प्रकार राजकीय राजस्व का एक भाग कहाँ चला गया बेटा? सीधे स्थानीय भूमि प्राप्त करता गांव में जाने लगा। ठीक है ना? प्रशासनिक अधिकार, भैया जब भूमि अनुदान दिए गए आपको, तो पहले जो भूमि अनुदान दिया रहे थे आर्थिक और धार्मिक मामलों तक सीमित थे, लेकिन कालांतर में आपके जो भूमि आपको दान में दी गई है उस पर आपको प्रशासनिक अधिकार भी दिए जा रहे हैं। राजकीय अधिकारों और राजा के परिचरों को अनेक अनुदानित गांवों में प्रवेश करने से रोक दिया जाता था। आपने देखा था ना कि अनुदान वाली भूमियों पे न कोई प्रवेश नहीं करता। आपने पढ़ा था ना इसको कि नहीं? इस पर जो दानग्राही भूमि है धीरे धीरे स्थानीय प्रशासक के रूप में उभरने लगे। ठीक ना? न्यायिक अधिकारों के हस्तांतरण की बात करते हैं, न्यायिक अधिकारों के हस्तांतरण की बात करते हैं तो 5वीं शताब्दी ईस्वी तक सामान्यतः चोरों व अपराधियों को दंड देने का अधिकार प्राप्त हुआ। धीमे धीमे देखो जो भूमि अनुदान आपको दिया जा रहा है किस प्रकार से दिया जा रहा है। अब आप इसी से आप समझना किस प्रकार से आपका सामंतवाद डेवलप होगा और किस प्रकार से गुप्त शासन विकेंद्रीकरण की तरफ बढ़ेगा, किस प्रकार से गुप्त शासन कमजोर हो जाएगा। ठीक है ना? 5वीं शताब्दी आते आते क्या हुआ? चोरों के लिए अपराधियों को दंड देने का अधिकार दे दिया। चोरों क्या? अपराधियों को दंड देने का अधिकार दिया गया। बाद में भूमिदान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को विभिन्न अपराधों के लिए दंड देने के अधिकार प्रदान किए जाने लगे। ठीक है? कर वसूली होने लग गई। क्या यहाँ पे देखो कहांगे भाई, देखो क्या? कर वसूली, स्थानीय प्रशासन, शांति एवं कानून व्यवस्था से संबंधित कार्य कौन करने लगे? जो भूमि अनुदान जिनको दान मिला है बोलो। क्या भूमि अनुदान के साथ राजस्व, प्रशासनिक, न्यायिक कार्यों को भी प्राप्त कर लिया किन्हें? दानग्राही होने। ठीक ना? इस कारण देखो गुप्त काल में क्या सामंती व्यवस्था ऐसे डेवलप होती है। प्रमुख विशेषता बनती गुप्त काल की। अधिकारियों को अब क्या अधिकारी अभी दान के रूप में देखो, अब अधिकारी को देखो। मौर्य काल में छोटे बड़े अधिकांश अधिकारियों को क्या सामंता नगद वेतन दिया जाता था। यह व्यवस्था कुषाण काल में भी जारी रही। कुषाण शासकों ने बड़ी संख्या में स्वर्ण व तांबे की मुद्राएं जारी की। अब देख लो किस प्रकार से धीमे धीमे जो भूमि स्वामी आपको दान सिर्फ धार्मिक और आर्थिक रूप में दान दिया जा रहा था, तो भूमियों का दान आर्थिक और धार्मिक रूप में दिया जा रहा है। किस प्रकार से धीमे धीमे प्रशासनिक व्यवस्था मिल गई है, न्यायिक व्यवस्था मिल गई है, राजस्व व्यवस्था उनको मिल जा रही है, सारे अधिकार उनको मिल जा रहे हैं, है कि नहीं? इस बार से क्या होगा? सामंतवाद को बढ़ेगा। ऐसे अधिकारियों को देखो पहले, अब मौर्य काल में देखो आपको पहले क्या नगद वेतन दिया जाता था। कुषाण काल में भी आपको सोने और तांबे की मुद्रा जारी की जाती थी। अब वो क्या भाई वेतन किस में दिया जा रहा है? मुद्राओं में दिया जा रहा है, नगद वेतन। बट गुप्त काल में जब आते हैं हम लोग तो गुप्त काल में बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राओं में लेन देन होता है। इनका प्रयोग सेना व उच्च अधिकारियों के भुगतान से विभिन्न राजकीय व आर्थिक गतिविधि के लिए किया जाता था। लेकिन 6वीं शताब्दी आते आते तक इसमें परिवर्तन दिखाई देता है। क्यों? आपको दिखता है कि स्मृति ग्रंथों में बताया कि भैया अधिकारियों को नगद वेतन की जगह पर स्थायी भूमि प्रदान की जाने लगी। इस व्यवस्था से क्या हुआ कि राज्य की प्रत्यक्ष वाली भूमि धीमे धीमे कम होगा। देखो कई भूमि भूमिदान में दे रहे हैं हम लोग, बहुत सारी भूमि भूमि अनुदान में दे दिया, बहुत सारी भूमि वेतन के रूप में दे दिया गया। तो ये प्रत्यक्ष रूप से जो राज्य का अधिकार होगा बहुत से कम भूमि पर रहेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर भूमि अनुदान विकेंद्रीकरण। भूमि अनुदान व्यवस्था के कारण क्या हुआ? राज्य अनेक राजस्व अधिकार स्थानीय दानग्राही को हस्तांतरित हो गए। इसके परिणामस्वरूप क्या होता है कि केंद्रीय सत्ता का नियंत्रण कमजोर हो जाता है और स्थानीय शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है। राज्य द्वारा धीरे धीरे प्रशासक क्षेत्र धीरे धीरे कम होने लगता है। यह प्रक्रिया राजनीतिक विकेंद्रीकरण और सामंतवाद के विकास को महत्वपूर्ण भूमिका देती है, आधार भूमि बनाती है। किसी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है, देखो यहाँ पे लिखा है तो ये भूमि अनुदान के कारण क्या हुआ कि भूमि अनुदान व्यवस्था के विस्तार से क्या हुआ?
कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आते हैं। अब बड़े भूस्वामी क्या करते हैं, सामान्यतः स्वयं खेती नहीं करेंगे। क्या करेंगे वो लोग, यह काम किसानों को, कृषि मजदूरों को और बटाईदारों को द्वारा करवाएंगे। कृषक भूमि से जुड़े होते थे, परंतु अनेक स्थितियों में उनके पास भूमि के कानूनी अधिकार नहीं है, तो वो लोग क्या भूमि पर कृषि को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं करेंगे, भूमि के उपजाऊपन बढ़ाने की बात नहीं करेंगे। देखो है क्या वास्तविक स्थिति क्या भैया, कि मेरी भूमि है, मैं इसका भूमि स्वामी हूँ, लेकिन मैं इस पर खेती नहीं कर रहा हूँ। खेती कौन कर रहा है, कृषक कर रहे हैं। मैंने किराए के भाड़े के लोग लगा रखे हैं। अब क्या वो इसकी उपजाऊपन पे ध्यान देंगे, क्या वो अच्छे से खेती करेंगे, नहीं। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे आ रही है आपको, क्या भूमि स्वामित्व के कानूनों में बदलाव आएगा। एच सिंह यहाँ पे जानकारी देता है, भैया अनेक बौद्ध विहारों अपनी भूमि सेवकों और आश्रित सेवकों के माध्यम से खेती करवाते थे। यह विवरण धार्मिक संस्थाओं के भूमि स्वामित्व व कृषि उत्पादन में भूमिका को दर्शाते हैं। वंशांग की जानकारी मिलती है। वंशांग देता है कि भूमि का शूद्रों के द्वारा किया जाता था। इससे संकेत मिलता है कि शूद्रों की भूमिका केवल दास या कृषि मजदूर के रूप में सीमित नहीं रही, धीरे धीरे वे स्वतंत्र और आश्रित किसर वर्ग के रूप में उभरे थे, कृषक वर्ग के रूप में आपको उभरे थे। संभवतः उत्तर भारत में पुरानी कृषि बस्तियों में कृषकों को भूमि पर कुछ व्यवहारिक कब्जा व उपयोग अधिकार प्राप्त होने लगे थे। जनजातीय क्षेत्रों की भूमि अनुदान की बात करूं तो जब किसी जनजातीय क्षेत्र के गांव को भूमि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती थी, तब उस गांव के कृषकों और निवासियों को दानग्राही के प्रशासनिक व रायस अधिकारों के अधीन कर दिया गया। अब आपको समझ में आ रहा है कि जनजातीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं। वही जब जनजातीय क्षेत्र के गांव की भूमि दान में दी गई, तो वहां के जो कृषक हैं, वहां के जो निवासी हैं, वो किसके अधीन आ गए, दानग्राही के अधीन आ गए। उसके प्रशासनिक अधिकार किसके पास आ गए, दानग्राही के अधीन आ गए। रायस अधिकार किसके पास, दानग्राही के अधिकार पास आ गए। और जो भूमि दान प्राप्त करता थे सामान्यतः ब्राह्मण थे। विशेष रूप से 5वीं 6वीं शताब्दी में बड़े पैमाने पर ग्राम ब्राह्मणों को दान में दिए गए। अब देखो कई लोग इसको क्या बोलते हैं, एक और व्याख्या चलती है आपकी भूमि अनुदान में, क्योंकि मुख्यतः भूमि अनुदान किसके पास दिया जा रहा है, ब्राह्मणों के लिए दिया जा रहा है। तो इसकी 2-3 व्याख्याएं चलती हैं, इसमें लिखी भी है मैंने, हालांकि आपके पेपर में नहीं पूछ जाएंगे। क्या व्याख्या चलती है, नंबर एक व्याख्या चलती है कि भैया तो सीमांत प्रदेशों में जातिगत जो विद्रोह हो रहे थे आपकी जनजातियों के, जो आठवीं जनजातियों के विद्रोह हो रहे थे, उनको कंट्रोल करने के लिए क्या भूमि अनुदान दिए गए, जिससे क्या हो कि वहां के लोगों को संस्कार दिए जा सके, वहां की जनता को हिंदू बनाया जा सके, सनातनी परंपरा से जुड़ा, ब्राह्मण हिंदू नहीं ब्राह्मण बनाया जा सके, ब्राह्मण परंपरा से जुड़ा जा सके। और वहां पर क्या करो भैया, एक नियंत्रण, जिससे वहां पर क्या हो, आपका रक्त रंजित भूमि ना बने, वहां पर नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे हमारी क्या प्रशासनिक व्यवस्था बनी रहे। एक व्याख्या ये चलती है। दूसरी व्याख्या क्या चलती है भैया, भैया सीमाओं को नियंत्रित करने के लिए, सीमाओं को नियंत्रित करने के लिए भूमि दान दिए जाते थे, जिससे क्या सीमाओं के क्षेत्र पर कोई भी व्यक्ति आक्रमण कर रहा है तो उसकी देखरेख मजबूती अच्छी से हो सके। ठीक है, इस प्रकार से कोई कई व्याख्या चलती हैं आपकी, माफी चाहूंगा। हाँ, बढ़ते हम लोग कृषकों का भूमि से जुड़ाव। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उड़ीसा और दक्कन व अन्य अपेक्षाकृत पिछड़े व पहाड़ी क्षेत्रों में भू अनुदान के अभिलेखों में किसानों व बटाईदारों को दान में दी गई भूमि पर रहने के निर्देश मिलते थे। क्या होगा, कृषकों की भूमि से जुड़ाव की प्रवृत्ति का संकेत मिलता है। भूमि के साथ साथ कृषकों व श्रमिकों का अधिकार का हस्तांतरण कृषक पराधीनता की बढ़ती प्रवृत्ति थी। ठीक है क्या, अब भूमि दे दी गई, जब भूमि दे दी गई, भूमि पर रहने वाले किसानों को विधान में दे दिया गया, तो कृषक पराधीनता की। इस बार भूमि अनुदान व्यवस्था ने रायस अधिकारों का हस्तांतरण, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, स्थानीय भूस्वामी वर्ग के उदय, कृषकों की बढ़ती पराधीनता के मध्य प्रारंभिक साम्यवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बात करते हैं गुप्त काल में अभिलेखों में भूधारण संबंधी शब्दावलियां मिलती हैं। गुप्त काल और गुप्तोत्तर अभिलेख में विभिन्न प्रकार के भूमि अनुदानों तथा भूधारण व्यवस्थाओं, लैंड टेन्योर सिस्टम का उल्लेख मिलता है। इनसे क्या होता है, तत्कालीन कृषि व्यवस्था, भूमि अनुदान और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की जानकारी। जैसे आपको मिलता है ब्रह्मदेय अनुदान, ये आपके लिए महत्वपूर्ण पूछा जाता है। व्हाट इज द ब्रह्मदेय अनुदान, तो ब्रह्मदेय अनुदान कौन सी है, वह भूमि जो केवल ब्राह्मणों को दान दी जाती है। इस प्रकार की भूमि अनुदान की शुरुआत मौर्योत्तर काल में हुई थी, जबकि इसका विशेष प्रचलन कहाँ पर गुप्तोत्तर काल में होता है। ब्रह्मदेय भूमि सामान्यतः धार्मिक पुण्य प्राप्त करने और ब्राह्मणों को आर्थिक संरक्षण के उद्देश्य से दी जाती थी। अग्रहार भूमि भूमि अनुदान की एक विशेषता थी। इसका विकास गुप्त काल में होता है और गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्य काल में व्यापक प्रचलन होता है। जो अग्रहार भूमि है सामान्यतः केवल ब्राह्मणों को दी जाती थी। इसमें प्राय संपूर्ण गांव दान में दिया जाता। अग्रहार भूमि सामान्यतः कर मुक्त भूमि होती थी और दानग्राही को उससे रायस प्राप्त करने का अधिकार होता था। अक्षय निधि अनुदान, अक्षय निधि अनुदान किस प्रकार का है, तो अक्षय निधि अनुदान
भूमि या स्थायी निधि से संबंधित एक विशेष प्रकार का अनुदान है। इसकी शुरुआत कुषाण काल में मानी जाती है। अक्षय निधि का प्रथम उल्लेख उल्लेख भविष्य के मथुरा अभिलेख से मिलता है। इस व्यवस्था में क्या होता था, भूमि अथवा निधि से प्राप्त आय का उपयोग किया जाता था, परंतु मूल भूमि या मूल निधि का हस्तांतरण नहीं किया जाता। मतलब कि इसे जो भूमि है, भूमि नहीं दी जा रही आपको, भूमि का स्वामित्व हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है। जो भूमि से आपको दान प्राप्त हो रहा है, भूमि से आपको जो राजस्व प्राप्त हो रहे हैं, जो निधि प्राप्त आपको हो रही है, उसका दान किया जा रहा है, उसका दान किया जा रहा है। अर्थात दानग्राही को आय के उपयोग का अधिकार दिया गया, किंतु वह भूमि को बेच या किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता था। गुप्त काल में अक्षय निधि पद्धति के आधार पर ब्राह्मणों को भूमि दान दिए गए। निधि धर्म क्या होता है, निधि धर्म, तो निधि धर्म भूमि किस प्रकार की हुई है, अंतर्गत भूमि सामंता शैक्षणिक संस्थानों को अर्थात धार्मिक संस्थानों को प्रदान की जाती थी। इस व्यवस्था में दानग्राही को भूमि स्थायी रूप से प्रदान की जाती थी, अर्थात भूमि से प्राप्त आय का उपयोग संस्था द्वारा निरंतर किया जाता था। आपदा निधि धर्म मतलब कि भैया इसके अंतर्गत भूमि सामंता भूतपूर्व उच्च अधिकारी को एज अ पेंशन के रूप में फॉर्मर हाई ऑफिसर को दी जाती थी। इस प्रकार की भूमि को दानग्राही किसी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता था। दानग्राही को भूमि से आर्थिक लाभ प्राप्त होता था, किंतु वह प्रशासनिक अधिकारी नहीं था वहां पे, ठीक है ना। तो आपदा निधि मतलब कि आपको पेंशन वाली भूमि हो रही है। पूछ सकते पेंशन वाली भूमि कौन सी है, भूमि क्षेत्र न्याय अधिनियम, भूमि क्षेत्र न्याय अधिनियम। तो इसके अंतर्गत क्या बेटा, इसके अंतर्गत जो आपकी बंजर भूमि है या अनुपजाऊ भूमि है, इसको कृषि उपयोग बनाने के लिए दी जाती थी। इस व्यवस्था का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। इस प्रकार के अनुदान में सामंता भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनके परिवार को भूमि दी जाती थी। यदि कोई व्यक्ति बंजर भूमि को साफ कर उसे कृषि उपयोग बनाता था, तो उसे उस भूमि पर कुछ समय के लिए लगान से छूट दी जाती थी। इस व्यवस्था का उद्देश्य क्या था बेटा, कृषि क्षेत्र में विस्तार करना। भोग्राम दान अनुदान, भोग्राम, तो भोग्राम सामान्य सेवारत राजकीय अधिकारी को प्रदान किए जाते थे, किए जाने वाले दान थे। इस प्रकार के अनुदान का उद्देश्य क्या बेटा, कि जो अधिकारी वो अपना आर्थिक निर्वाह कर सके और उसकी सेवा के वजह से उसको क्या आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो सके। भोग ग्राम से प्राप्त आय उपयोग संबंधी अधिकारियों द्वारा की जाती थी, ठीक है ना। और आय का उपयोग किस द्वारा, संबंधित अधिकारियों द्वारा, ठीक है ना। अब बात करते हैं लैंड रेवेन्यू की। तो गुप्त काल में सामंता भूमि पर सम्राट का सर्वोच्च स्वामित्व होता था। सामंता कृषि उत्पादन के 1/6 भाग आपको ली जाती थी। कर को भाग कहते थे। भूमि एवं कृषि संबंधी कर भोग उद्रंग उपरेख हमने देखे हैं, भोग उद्रंग उपरेख हमने देखे हैं। कर भुगतान के रूप, तो गुप्त कालों में करों की अदायगी 2 रूपों में होती थी, हिरण्य और मेघ। इनको मैं अभी देखता हूँ, बट एक बार आप रिवाइज करो जल्दी से इनको रिवाइज करो। जो आपकी भूमिदान है गुप्त काल में भूमिदान को रिवाइज करो, पानी पी लो। गुप्त काल में भूमि अनुदान को रिवाइज करो आप लोग। रिवाइज किया आपने इनको, चलो आगे बढ़ते हैं। कर भुगतान की बात कर रहा था, 2 प्रकार से कर आपके होते थे, एक हिरण्य कर, एक आपका मेघ प्रकार से। तो हिरण्य क्या है आपका, नगद या मुद्रा के रूप में भुगतान किया जाता है, उसको हिरण्य कर कहते थे। मतलब कर की अदायगी नगद या मुद्रा के रूप में किया है, उसको क्या हिरण्य प्रकार से अपन पेमेंट कर रहे हैं, कैश पेमेंट को। और मेघ क्या होता है, अन्य उपज के रूप में भुगतान कर रहे हो, ग्रहण के रूप में करो तो आपको मेघ कहलाएगा। इस पे स्पष्ट होता है गुप्त काल में क्या थी, अर्थव्यवस्था नगद और वस्तु दोनों प्रकार से भुगतान किया जाता था। भू राजस्व संबंधी अधिकारी, तो ध्रुवाधिकरण कौन था बेटा आपका, भूमि कर अथवा भू राजस्व संग्रह से संबंधित विभाग था, विभाग का अधिकारी। महाअक्षपटलिक कौन था आपका, महाअक्षपटलिक कौन था, राजकीय अभिलेखों व भूमिदान संबंधी दस्तावेजों का उच्च अधिकारी था। कार्डिक कौन था, कार्डिक, तो भूमि अभिलेख व प्रशासनिक दस्तावेजों का तैयार करने वाला अधिकारी था। न्यायाधिकारी की बात करूं तो भूमि संबंधी विवादों से निपटारे से संबंधित न्यायाधिकारी था या न्याय विभाग का अधिकारी था, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है, भूमि अनुदान से संबंधित अधिकारी दिख गए, प्रमुख प्रकार दिख रहे हैं। और जब सामंतवाद की बात आ रही है तो यहीं पे हम लोग भारतीय सामंतवाद को देखते हैं। सामंतवाद क्या है, ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, गुप्त काल का, ये कोई अलग टॉपिक नहीं है, गुप्त काल का ही आपका टॉपिक है भारतीय सामंतवाद। इसको हम लोग यहीं पे देखेंगे, ठीक है ना। इसी टॉपिक में देखते हैं भारतीय सामंतवाद क्या है।
हालांकि आप इसको अलग से भी पढ़ते हैं, बट हम लोग क्लास को रेगुलर कर रहे हैं, टॉपिक वाइज तो कंटिन्यू आ जाएगा। अब सामंतवाद है क्या चीज, तो देखो, एक तो सामंतवाद आपको भारत में दिखता है, एक आपको विदेश में दिखता है। विदेश का सामंतवाद आपका अलग है, यहाँ का अलग है। इन शॉर्ट हम लोग सामंत की जो बात कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे हम लोग प्राचीन काल के हिसाब से कर रहे हैं और गुप्त काल के हिसाब से कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, सामंतवाद पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय है। भारतीय भारत में सामंतवाद के उद्भव, विकास को लेकर आधुनिक सामाजिक आर्थिक इतिहासकारों ने विभिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। सामंत शब्द का अर्थ क्या होता है, तो सामंत का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। अर्थशास्त्र में सामंत शब्द का प्रयोग स्वतंत्र पड़ोसी शासक के रूप में किया गया है। क्या, अर्थशास्त्र में सामंत शब्द का प्रयोग स्वतंत्र पड़ोसी शासक के रूप में किया गया है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में अश्वघोष ने अपने बुद्धचरित्र में सामंत शब्द का प्रयोग जागीरदार अथवा अधीनस्थ भूस्वामी के रूप में किया था, और गुप्त काल में सामंत शब्द का प्रयोग सामंता, अधीनस्थ शासक व जागीरदार के अर्थ में किया गया। भारत में सामंतवाद का अंकुरण शक कुषाण काल में होता है तथा राजपूत काल आते आते है राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था में व्यापक रूप से स्थापित हो जाता है। बात करते हैं सामंतवाद के उदय के कारणों की। क्या, सामंतवाद के उदय के कारणों की बात करते हैं, तो भारत में सामंतवाद के उद्भव विकास के लिए राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक परिस्थितियां उत्तरदायी थी। ब्राह्मण आक्रमणों के कारण क्या हुआ था, केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई थी। अब देखना भारत में सामंतवाद का उदय कैसे हुआ है, सामंतवाद का उदय कैसे हुआ है। हमने कुछ ना कुछ व्यवस्था देख ली कि भैया अधीनस्थ शासक व जागीरदार के अर्थ में होने लगा गुप्त काल में, ठीक ना। अश्वघोष को बुद्ध चले थे, सामंत शब्द का प्रयोग किस लिए, जागीरदार के लिए करता है, अधीनस्थ भूस्वामी के लिए करता है। हम धीमे धीमे देख रहे हैं किस प्रकार से गुप्त काल आते थे, हमने क्या देखा, किस प्रकार से भूमि अनुदान की प्रथा बढ़ने लगी है। भूमि अनुदान की प्रथा आपकी बढ़ने लगी है, भूमि अनुदान की प्रथा बढ़ने लगी। साथ ही साथ आपके यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या साथ ही साथ हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से वेतन के बदले में भूमि दी जाने लगी है, वेतन के बदले में भूमि प्रदान की जाने लगी। और जब ये सारे कांड होने लग गए तो आप समझो कि भैया धीमे धीमे क्या होगा, क्षेत्रीय वर्ग उत्पन्न होगा जो कि अपने आप को सामंत के रूप में कहलाएगा, जिनके पास अपनी राजनीतिक शक्तियां हैं, जिनके पास अपनी न्यायिक शक्तियां हैं, अपनी प्रशासनिक शक्तियां हैं, अपनी राजस्व शक्तियां हैं, अपनी जिनका व्यापार नियंत्रण इत्यादि है। ऐसे छोटे छोटे आपके शासक उभरने लगेंगे, छोटे छोटे सामंत आपके उभरने लगेंगे, ठीक ना। तो यही सामंती व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो इनके उदय के कारण क्या है, इनके उदय के कारण क्या है भैया, कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था, विकेंद्रीकृत व्यवस्था। तो यहाँ पे लिखा है कि भारत में सामंतवाद के उदय के कारण क्या है भैया, तो भारत में सामंतवाद का उदय एवं विकास राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक परिस्थिति में उत्तरदायी था। ब्राह्मण आक्रमणों के कारण केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है और अनेक क्षेत्रों में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। केंद्रीय शक्ति कमजोरी का क्या होता है, स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली व्यक्तियों और भूस्वामियों के एक वर्ग, क्या एक शक्तिशाली वर्ग विकसित होता है। सुनना, केंद्रीय सत्ता कमजोर हो रही, अभी देखा हमने गुप्त काल तक आते आते क्या हुआ बेटा, अभी कहीं ना कहीं केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगी थी ना, गुप्त काल तक आते आते। पढ़ा हमने कि नहीं पढ़ा है, गुप्त काल तक आते आते आपकी केंद्रीय सत्ता कमजोर होने लगी, ठीक है ना। इसी वजह से क्या होता है भैया, आपकी अनेक क्षेत्रों में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। और हम साथ में देख रहे हैं कि भैया जो आपके स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली व्यक्ति थे, भूस्वामी थे, उनका एक शक्तिशाली वर्ग विकसित हो रहा था। हमने देखा कि नहीं, ब्राह्मणों के रूप में, भूमि अनुदान के रूप में, भूमि के स्वामी के रूप में। इन स्थानीय शक्तियों पर स्थानीय सुरक्षा व प्रशासन की जिम्मेदारी आने लगी। हमने देखा धीमे धीमे जिम्मेदारी आ रही थी। राजनीतिक अव्यवस्था के समय सामान्य जनता अपनी जनमाल की सुरक्षा के लिए स्थानीय शक्तिशाली व्यक्तियों पर निर्भर हो गई। इस प्रकार की परिस्थितियों में क्या हुआ, मध्यकालीन यूरोप में भी सामंतवाद का विकास हुआ था और भारत में भी क्या हुआ, यूरोपीय सामंतवाद का विकास होने लग गया। आगे देखो, जब विदेशी आक्रमण होते हैं, राजनीतिक विखंडन होता है, देखा अरबों और तुर्कों के आक्रमण से क्या हुआ, उत्तर भारत में अनेक छोटे शक्तिशाली राजवंश कमजोर हुए। इसके परिणामस्वरूप उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे क्षेत्रीय राजवंशों का उभार हुआ। राजनीतिक विखंडन के कारण क्या हुआ, सामंती प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। एक तो आपको यही कारण मिल गया कि केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है, इसकी वजह से क्या होता है आपका भैया सामंतवाद का उदय हो रहा है, ठीक ना। दूसरा में क्या देखा, विदेशी आक्रमणों की वजह से छोटे छोटे राजवंश कमजोर हुए, सामंतवाद का उदय होता है। गुप्तों की धर्म विजय, गुप्त सम्राट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे गुप्त सम्राट की धर्म विजय की नीति ने भी सामंतीय शक्तियों के विकास को योगदान दिया। अभी हमने ब्राह्मणवाद बोला था आपसे, किस प्रकार से ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया है, वही बात यहाँ पे कर रहे हैं। ब्रिटिश शासकों को पूर्णतः समाप्त करने के स्थान पर क्या किया लोगों ने,
उन्होंने अधीनस्थ शासक के रूप में शासन करने दिया। मतलब मैंने क्या बोला कि एक साम्राज्य है, मैंने यहाँ पे इसको जीत लिया, तो इसको मैंने अधीनस्थ बना लिया, लेकिन यहाँ पे क्या किया, बेटा तुम ही शासन करो, तुम आके राजा, तुम ही शासन करो, तुम ही सब कुछ यहाँ पे संभालो। तो अधीनस्थ शासक के रूप में शासन करने दिया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत में सामंती कुलों का हुआ। इनमें से प्रमुख मौखरी मिलेंगे, परिवारजक मिलेंगे, सनकानिक मिलेंगे, बर्मन मिलेंगे, मैत्रक मिलेंगे, ठीक है ना। और सामंत, जो सामंत थे भैया, सामंत है क्या, महाराज की उपाधि धारण करते थे। इसलिए क्या, जो गुप्त राजा थे क्या करते, बड़ी बड़ी उपाधि धारण कर, क्या, महाराज, राज, सम्राट, बड़ी बड़ी उपाधि धारण करने लगे, ठीक ना। अधिकृत सामंत कौन से थे आपके, तो बाणभट्ट के हर्षचरित में सामंती व्यवस्था को उल्लेख मिलता है। हर्षचरित के अनुसार सम्राट हर्ष ने अपने महासामंतों को करद बना लिया था, टैक्स पेइंग। इसके लिए क्या, कर्दीकृत महासामंत शब्द का प्रयोग किया गया है। सामंता, सम्राट, सम्राट क्या, सम्राट अधीनस्थ शासकों की प्रजा से प्रत्यक्ष कर वसूल नहीं करता था। इसके स्थान पर सामंत स्वयं अपने क्षेत्र से कर एकत्रित करता था, उसका एक बार सम्राट को देता था। तो ऐसे सामंत को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्दीकृत सामंत बोलते हैं। सामंत निर्माण की नीति देखते हैं, तो गुप्त काल में उसके बाद अनेक शासकों ने विजय की नीति हेतु विजय शासकों को अधीनस्थ सामंत बनाना शुरू किया। इन सामंतों ने क्या किया, करवा उपहार प्राप्त, इन सामंतों से क्या किया, राजाओं ने करवा उपहार प्राप्त किए। इससे क्या हुआ, सामंती व्यवस्था के विस्तार को प्रोत्साहन मिला। राजपूत काल में आओ, तो राजपूत काल में देखिए हम लोग कि राजपूत काल में सामंतों की संख्या में अतिरिक्त वृद्धि होती है। पृथ्वीराज चौहान के अधीन लगभग 150 सामंत थे। कलजुगी शासक कर्ण के अधीन 136 सामंत आपको मिलेंगे। चालुक्य कुमार परमार के अधीन आपको 72 सामंत मिलेंगे। इस प्रकार आपको अनेक राजपूत शासक प्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रजा पर शासन करने के स्थान पर सामंतों के मध्य शासन करते थे। सामंतों का प्रशासन और राजनीतिक व्यवस्था की बात करूं, सामंतों का क्या, प्रशासन व राजनीतिक व्यवस्था पर अतिरिक्त प्रभाव पड़ा। हमने देख लिया भैया कि अपने क्षेत्र में क्या कर रहे लोग, अपने क्षेत्रों में ही काम कर रहे हैं। अब सुनना, गुटबाजी कैसे होगी, यही बाद में सामंत गुटबाजी भी करेंगे और बाद में तख्ता पलट भी करेंगे। आप देखोगे गुप्तोत्तर काल में, पूर्व मध्य काल में किस प्रकार से तख्ता पलट होता है, यही सामंत पूरी क्रियाविधि करते हैं। क्या करते हैं, यही जो सामंत होते हैं पूरी क्रियाविधियां करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ते हम लोग। देखो वेतन के बदले भूमि दी जा रही है। 12वीं शताब्दी के ग्रंथों में सामंतों और राजाधिकारियों को क्या, वेतन के बदले भूमि खंड दिया जा रहा है, ठीक ना। प्रारंभिक साहित्य में भूमि अनुदान मुख्यतः धार्मिक कार्यों के लिए दिया जाता था, किंतु बाद में प्रशासनिक कार्यों और सैन्य सेवाओं के बदले भूमि अनुदान दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, आपका सामंती व्यवस्था का विकास हो रहा है। आपको क्या बेटा, पूरे सामंती व्यवस्था के उदय कारण है आपके पूरे जो लिखे ना, सामंती व्यवस्था के उदय कारण किन किन प्रकार से सामंतवाद का विकास भारत में हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो सामंतों की श्रेणी है, तो महामंडलेश्वर जहाँ पे 1 लाख ग्राम हो आपके पास। अभी देखो, अभी आप मंदिर व्यवस्था जानते हो अपने यहाँ पे, मंदिरों में आपके जो मठ होते हैं, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महासामंत, सामंत, आज भी आपके पद होते हैं। तो महामंडलेश्वर की उपाधि जिनके पास 1 लाख ग्राम हो। मांडलिक कौन होता है, मांडलिक जिनका 50,000 ग्राम हो। महासामंत 20,000 ग्राम, सामंत 10,000, लघु सामंत 5,000 और चतुरांशक, आपका 1,000 ग्राम वाला। तो ये आपकी सामंतों की श्रेणियां है। महामंडलेश्वर 1 लाख ग्राम वाले सामंत, मांडलिक 50,000, महासामंत 20,000, सामंत 10,000, लघु सामंत 5,000, चतुरांशक 1,000।
इसके अतिरिक्त 20, 3, 2, 1 ग्राम रखने वाले अधिकारियों को जैसे छोटे सामंतों का भी उल्लेख आपको मिलता है, ठीक है ना। चतुरांशक आपके छोटे क्षेत्रीय राजा माने जाते थे। चतुरांशकों के नीचे राजपूत की गणना की जाती है, जो स्थानीय स्तर पर ग्राम प्रमुख अथवा छोटे क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में काम करते थे, ठीक है ना। ठीक, तो इस प्रकार से हमने क्या देखा भैया, भारतीय सामंती व्यवस्था देखी और किस प्रकार से उनका विकास हुआ। अभी उसका प्रभाव क्या पड़ता है वो सब चीजें हम लोग बाद में देखेंगे, पूर्व मध्यकाल की बात है वहां पर देखेंगे। सिर्फ यहाँ पर हमने देख लिया सामंतवाद का विकास कैसे वो हमने देख लिया, सामंतवाद के विकास के कारण क्या थे वो देख लिया, सामंतों की श्रेणी को क्या कहते वो हमने देख लिया, ठीक है ना। अब जब गुप्त काल में सामाजिक स्थिति, गुप्त काल में सामाजिक स्थिति, तो गुप्त काल में समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको बहुत सारी, 4 वर्णों के अलावा आपको बहुत सारी उपजातियां दिखाई देंगी। आपने मौर्योत्तर काल में देख लिया था कि किस प्रकार का आपको बहुत सारी उपजातियां दिखाई देती हैं। देखो यहाँ पे जाति व्यवस्था की बात करूं तो गुप्तकालीन समाज में ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान था। ब्राह्मणों के भीतर भी अनेक उपजातियां आपको दिखाई देंगी। ब्राह्मणों का वर्गीकरण वेदों के अध्ययन के आधार पर किया जा रहा है। 2 वेदी था, 2 वेदों को जानने वाला, चतुर्वेदी 4 वेदों को, यजुर्वेदी यजुर्वेद को, सामवेदी सामवेद को जानने वाला, अथर्ववेदी अथर्ववेद को जानने वाला। ब्राह्मणों का मुख्य कार्य धार्मिक अनुष्ठान व अध्ययन अध्यापन कराना था। लेकिन परंतु गुप्त काल में क्या हो रहा है, ब्राह्मण अनेक व्यवसाय में भी लग रहे हैं। मृच्छकटकम का जो नायक है आपका चारुदत्त ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मणों के साथ व्यापारी भी था। जो मृच्छकटकम है उसका जो आपका नायक है चारुदत्त क्या था, ब्राह्मण था, लेकिन ब्राह्मण के साथ क्या था, व्यापारी था, सार्थभाई भी था। इससे ज्ञात होता है कि गुप्त काल में वर्ण और व्यापार के पारस्परिक संबंध में कुछ लचीलापन आने लग गया था। वर्ण भेद की बात करें तो गुप्त काल में आपको वर्ण भेद भी स्पष्ट रूप से दिखेगा। कौटिल्य ने विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग बस्ती की बात की है। वर्णभेद की बात मैं यहाँ पर कर रहा था। गुप्त काल में आपको क्या वर्णभेद मिलेगा स्पष्ट रूप से। कौटिल्य ने वर्णों के लिए अलग अलग बस्तियों की व्यवस्था का उल्लेख किया था। इसी प्रकार का गुप्त काल में भी आपको जो ब्राह्मीण है वो भी वर्णों पर आधारित आवास की जानकारी देते हैं। बताते हैं ब्राह्मणों के लिए 5 कमरों वाला घर, क्षत्रियों के लिए 4 कमरों वाला घर, वैश्यों के लिए 3 कमरों वाला, शूद्रों के लिए 2 कमरों वाला घर आपको मिलता है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर कुछ सामाजिक स्त्रीकरण भी दिख रहा है। भैया आपको दिख रहा है ना, शूद्रों के लिए 2 कमरा, वैश्यों के लिए 3, क्षत्रियों के 3, 4, ब्राह्मणों के लिए 5। ये आपको पता याद करना हो ना तो आपको आपने जो कर की रेट पड़ी थी, आपने लॉन रेट पड़ी थी, लॉन रेट याद आपको, लॉन रेट आपने पढ़ी थी, वहां से चीज आ रही नहीं आ रही। न्याय व्यवस्था वर्ण भेद करते हैं तो गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में भी वर्ण के आधार पर भेद दिखाई देते हैं। अपराध की जांच के लिए दिव्य परीक्षा देनी होती थी। ब्राह्मण के लिए तुला परीक्षा, क्षत्रिय के लिए अग्नि परीक्षा, वैश्य के लिए जल परीक्षा, शूद्र के लिए विष परीक्षा। बृहस्पति के अनुसार सभी वर्णों के लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं कराई जाती थी, परंतु ब्राह्मण को विष परीक्षा से मुक्त रखा गया था। वर्ण आधारित दंड व्यवस्था भी थी। गुप्त काल में दंड व्यवस्था वर्णाधारित थी। महाभारत के शांति पर्व में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की हत्या के लिए अलग अलग दंडों का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। नारद स्मृति में के अनुसार चोरी के अपराध हेतु ब्राह्मणों का अपराध गंभीर नहीं, शूद्र का अपराध अपेक्षाकृत कम माना जाता था। यदि ब्राह्मण चोरी करता है तो अपराध क्या गंभीर है। नारद स्मृति के अनुसार अगर ब्राह्मण क्या करता है, चोरी करता है तो अपराध क्या गंभीर है, और शूद्र चोरी करता है तो अपराध अपेक्षाकृत कम माना जाता था। न्याय व्यवस्था तत्कालीन वर्ण व्यवस्था पर आधारित न्याय प्रणाली की जानकारी देती है। शूद्रों की स्थिति बात करूं तो मनु ने शूद्रों के लिए मुक्ता सेवा वृत्ति पर बल दिया था। इसके विपरीत याज्ञवल्क्य क्या बताते हैं, याज्ञवल्क्य का दृष्टिकोण उपाय था, क्या था, अपेक्षाकृत उदार था। याज्ञवल्क्य बोलते हैं शूद्र लोग क्या करते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, ठीक है। कुछ शूद्रों के लिए सैनिक वृत्ति को भी अपनाया हुआ था। वायु पुराण की में शूद्रों को 2 काम बताए गए, शिल्प और वृत्ति। मत्स्य पुराण के अनुसार कोई भी शूद्र भक्ति में निमग्न रहे, मदिरापान ना करे, अपनी इंद्रियों को बस में रखे, सदाचारी जीवन व्यतीत करे तो भी वह मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता है। अर्थात मत्स्य पुराण जो कि सबसे पुराना पुराण है उसमें बताया गया कि भाई शूद्र भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मार्कंडेय पुराण में दान देना शूद्रों का कर्तव्य माना गया है। पंचमहायज्ञ का अधिकार याज्ञवल्क्य स्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि शूद्र को ओंकार के स्थान पर नवा शब्द का प्रयोग करके पंचमहायज्ञ कर सकता है। गुप्त काल में शूद्रों को रामायण और महाभारत और पुराणों को सुनने का अधिकार प्राप्त हो गया था। यह शूद्रों की धार्मिक स्थिति में सुधार का संकेत देता है। नवीन जातियों के विकास की करूं तो गुप्त काल की प्रशासनिक एवं आर्थिक परिवर्तन करके हुआ समाज में नए समूह और नई जातियों का विकास हुआ। इसमें महत्तर और कायस्ताप को नहीं देखे यहाँ पे, ठीक है ना।
महात्तर कौन थे बेटा? तो महात्तर गांव में वृद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जो कि भूमि की खरीद बिक्री करते थे और महत्वपूर्ण मामलों में उनकी अनुमति और सहमति ली जाती थी। कालांतर में महत्तर एक पृथक सामाजिक समूह बन गया और जाति के रूप में विकसित हो गया। महत्तर आपको मराठा अपने मध्य प्रदेश से महत्तर अलग मिलेंगे और आपको महाराष्ट्र में महत्तर अलग मिलेंगे। कायस्थ की बात करें तो कायस्थ प्रारंभ राज्य के लिपिक और लेखक का काम करते थे, जो भूमि अनुदान, राजस्व व्यवस्था और प्रशासनिक अभिलेखों के विस्तार के कारण लिपिक वर्ग कहा जाता है। आप होता है कायस्थों की जब बात करते हैं तो जो चित्रगुप्त इनके देवता माने जाते हैं। आज जो श्रीवास्तव मिलते हैं, कायस्थ मिलते हैं, वो भी लेखा जोखा काम करते हैं। चित्रगुप्त के हाथ में भी लेखा जोखा काम रहता है कि नहीं रहता है। कालांतर में कायस्थ एक पृथक जाति के रूप में विकसित हुए जो राजकीय प्रशासन और ब्राह्मणों के प्रभाव को चुनौती देने लग गए। कायस्थ शब्द का प्रारंभिक उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, किंतु इस काल की स्मृतियों में कायस्थों का उल्लेख स्पष्ट रूप से जाति के रूप में नहीं था। जाति के रूप में कायस्थों का उल्लेख कहाँ मिलता है? औसनस स्मृति में मिलता है। इसमें कायस्थ जाति के विकास को भूमि और राजस्व हस्तांतरण से संबंधित माना जाता है। हस्तांतरण। अब दास प्रथा, दास प्रथा की बात करते हैं तो गुप्त काल में दास प्रथा विद्यमान थी। नारद ने लगभग 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। अच्छा बताओ आप लोग, कौटिल्य ने कितनी बार दासों को बताया है? हेंसा ने कितने दासों को बताया इंडिया में? हालांकि इस काल में दास प्रथा कमजोर होने के संकेत मिलते हैं। नारद ने दासों की मुक्ति के लिए अनुष्ठान का उल्लेख किया है। कात्यायन, याज्ञवल्क्य और नारद के अनुसार सामंता अपने से निम्न वर्ग के व्यक्ति को ही दास बनाया जा सकता था। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति, तो कला और साहित्य में नारी को आदर्श और सम्मानपूर्ण चित्र किया गया है। अब नारी हो तो महिमा की मूरत। किंतु व्यवहारिक सामाजिक जीवन में महिलाओं की स्थिति पूर्ववर्ती काल की तुलना में अपेक्षाकृत कमजोर थी। बाल विवाह की बात करें तो गुप्त काल में बाल विवाह का प्रचलन बढ़ा। सामान्यतः लड़कियों का विवाह 12 से 13 वर्ष की आयु में होने लग गया था। महिलाओं की बात करें तो याज्ञवल्क्य स्मृति में लड़कियों के उपनयन संस्कार, वेदाध्ययन का निषेध कर दिया गया। इस काल में महिलाओं की औपचारिक वैदिक शिक्षा में गिरावट के संकेत मिलते हैं। विधवा की संपत्ति अधिकार की बात करूं तो विधवा की संपत्ति अधिकारों के विषय में स्मृतिकारों के विचार अलग अलग है। विष्णु, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, कात्यायन विधवा को संपत्ति की स्वामिनी मानते हैं। विपरीत मनु, नारद और पराशर विधवा को संपत्ति के अधिकार का विरोधी मानते हैं। तीन को अपोजिट याद करना कौन कौन क्या है। भैया विष्णु स्मृतिकार, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन जो आपके इतिहासकार हैं या आपके स्मृतिकार हैं, विधवा को संपत्ति में अधिकार मानते हुए संपत्ति के स्वामी आप हो। लेकिन मनु, नारद और पराशर विधवा को संपत्ति के अधिकार विरोधी मानते हैं। विधवा विवाह, नारद, पराशर और आपके कुछ परिस्थितियों में विधवा विवाह का समर्थन करते हैं। कौन? नारद और पराशर। पर्दा प्रथा की बात करूं तो चीनी यात्री फाइन और हेंसांग ने भारतीय समाज में पर्दा प्रथा का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, किंतु अभिज्ञान शाकुंतलम में अवगुंठन शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे संकेत मिलते हैं कि सम्रांत और उच्च वर्गीय लोग की महिला क्या घूंघट तथा पर्दे में रहती थी सीमित परंपरा में। आपसे पूछ सकता है अवगुंठन का मतलब क्या है? पर्दा है। कहाँ जानकारी मिलती है? अभिज्ञान शाकुंतलम में। किसकी रचना है? कालिदास महोदय की रचना है। बात करते हैं देवदासी प्रथा की तो गुप्त काल में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। कालिदास के मेघदूत में उज्जैन के महाकाल मंदिर से संबंधित देवदासियों का उल्लेख मिलता है। देवदासी परंपरा का एक प्रारंभिक अभिलेख कहाँ से? प्रारंभिक अभिलेख की संकेत कहाँ से? अशोक के बाद के काल में रामगढ़ गुफा अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा की बात करूं तो गुप्तोत्तर काल में सती प्रथा का स्पष्ट अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। क्या? गुप्तोत्तर काल में सती प्रथा का स्पष्ट अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। हमने देखा था एरन अभिलेख में गोपराज की मृत्यु देखते हैं, ठीक है ना, गोपराज की मृत्यु देखते हैं और उसकी पत्नी चिता पर चलती है। अच्छा, गोपराज किसका सेनापति था? गोपराज किसका सेनापति था? उत्तर गुप्त शासकों भानुगुप्त का था कि नहीं था? गणिकाओं की बात करें तो कामसूत्र में गणिकाओं के प्रशिक्षण का उल्लेख मिलता है। गणिकाओं को संगीत, नृत्य, अन्य कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाता था। मुद्रा रक्षित से ज्ञात होता है कि सार्वजनिक उत्सवों पर और समारोहों के अवसर पर वेश्याएं नगर की सड़कों पर दिखाई देती थी। इस प्रकार गुप्तकालीन समाज की एक ओर कठोर वर्ण जाति व्यवस्था की विद्यमान थी तो वहीं दूसरी ओर व्यवसाय में परिवर्तन हो रहा है, नवीन जातियों का विकास हो रहा है, शूद्रों के धार्मिक अधिकारों का विस्तार हो रहा है। विवाह व्यवस्था की बात करें विवाह की तो गुप्तकालीन समाज में विवाह व्यवस्था पर वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। विभिन्न वर्णों के माध्यम मध्य होने वाले विवाहों को मुख्यतः अनुलोम विवाह या प्रतिलोम विवाह में विभाजित किया जाता है। अनुलोम विवाह क्या है बेटा? अनुलोम विवाह से आशा ऐसा कि जिसमें उच्च वर्ण का पुरुष होता था और निम्न वर्ण की महिला होती थी। प्रारंभिक धर्मशास्त्री साहित्यों में अनुलोम विवाह को कुछ शर्तों के साथ मान्यता दी गई थी। हमने देखा था 8 प्रकार के विवाह होते आपके, है कि नहीं? 4 अनुलोम थे, 4 प्रतिलोम थे। सामान्यतः अपेक्षा की जाती थी कि संबंधित पुरुष में प्रथम पत्नी को ही अपने वर्ण की मिले। अनुलोम विवाह से उत्पन्न संतान को सामाजिक स्थिति माता पिता के वर्ण की मानी जाती थी।
और प्रतिलोम वर्ग क्या होता है बेटा, निम्न वर्ग का पुरुष होता था, उच्च वर्ग की स्त्री होती थी। धर्मशास्त्रीय परंपराओं में प्रतिलोम विवाह को सामान्यतः निंदनीय माना गया था। प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतानों को समाज में निम्न स्थिति दी जाती थी। चांडाल को प्रतिलोम संबंध से उत्पन्न वर्ग संकर जाति के एग्जाम्पल माना जाता है, ठीक ना। वैनसंग चांडालों की जानकारी देता है, फाइन भी देता है। वर्ग संकर जातियों की बात करते हैं तो गुप्तकालीन और धर्मशास्त्रीय साहित्य में वर्ण संकर जातियों का उल्लेख है। वर्ण संकर क्या भी है, जो अलग अलग जातियों के मिश्रण से बनती है। इसमें अम्बठ, उग्र, पराशव या पार्श्व, निषाद, सुत, मागध, चांडाल प्रमुख थे। अम्बठ ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री के उससे बना था, ठीक है, अम्बठ हुए थे। विष्णु पुराण में अम्बठों को नदी तट के क्षेत्रों का निवासी बताया गया। मनुस्मृति के अनुसार अम्बठों का प्रभु व्यवसाय क्या था, चिकित्सा था या मेडिकल लाइन थी। अम्बठ। उग्र कौन थे, उग्र जाति की उत्पत्ति के मामले में वैश्य पुरुष और शूद्र स्त्री, ठीक है, वैश्य पुरुष और शूद्र स्त्री बताई गई है। क्षत्रिय पुरुष और शूद्र स्त्री की संतान को उग्र कहा गया है। इसकी कहीं कहीं आपको क्या वैश्य पुरुष मिलेगा, कहीं में क्षत्रिय, मतलब आपको स्त्री कॉमन है, शूद्र स्त्री, ठीक है ना, तो उग्र जाति कहा जाएगा। पार्श्व तो ब्राह्मण पुरुष और शूद्र जाति की संतान जब उत्पन्न होती है तो पार्श्व कहा जाता है। ऐसे कुछ ग्रंथों में निषाद कहा गया है, इस बात को आपको रखना है। पुराणों में निषाद को उल्लेख मिलता है, इनका काम नाव चलाना था। सूत क्या होता है, जब क्षत्रिय पिता होती है, ब्राह्मण माता होती है, तो संतान सूत कहलाती है। धर्मशास्त्र में इसको प्रतिलोम विवाह की संतान माना गया। सूत आपको याद है, और आपको याद हो तो महाभारत में एक सूत मिलता है आपको, महाभारत में एक जानकारी मिलती है सूत की। मगध की बात करते हैं तो वैश्य पिता होता है आपको, और क्षत्रिय माता होती है। चांडाल की बात करते हैं तो शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री होती है, इसमें चांडाल होते हैं, ठीक है। चीनी यात्री फाय इनकी जानकारी देता है। तो चांडाल क्या हो गया, फिर से सुनना एक बार, महत्वपूर्ण आपके लिए पेपर पूछा जा सकता है। अम्बट में ब्राह्मण पुरुष है, वैश्य स्त्री है। उग्र में वैश्य पुरुष है, क्षत्रिय पुरुष और शूद्र स्त्री आपकी हो गई है। पराशर पास में ब्राह्मण पुरुष या शूद्र स्त्री आपकी हो गई है। क्षत्रिय पिता ब्राह्मण माता हो गई है। मगध में वैश्य माता क्षत्रिय माता हो गई है। शूद्र पुरुष ब्राह्मण स्त्री आपकी हो गई, ठीक है ना, स्त्री हो गई है। गुप्तकालीन धार्मिक स्थिति की बात करूं मैं तो गुप्त काल में भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक प्रस्फुटन और सांस्कृतिक विकास का महत्वपूर्ण युग था। गुप्त काल का आपका सांस्कृतिक कल्चरल इन्फ्लोरेंस और कल्चर डेवलपमेंट का महत्वपूर्ण काल था। इस काल में धर्म, कला, साहित्य और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होती है। इसी कारण से क्या होता है, इतिहासकार गुप्त काल को हिंदू पुनर्जागरण का काल या स्वर्ण की संज्ञा देते हैं। पौराणिक धर्म की बात करूं, पौराणिक हिंदू धर्म को की बात करूं तो धार्मिक दृष्टि से गुप्त काल को ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का युग माना जाता है। इस काल में ब्राह्मण धर्म की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित होती है। मंदिर निर्माण, मूर्ति पूजा, अवतारवाद का विकास व्यापक होता है। याद रखना, मंदिर निर्माण होता है, मूर्ति पूजा होती है, अवतारवाद, यहाँ पे इन तीनों को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। इसी काल में पौराणिक धर्म और नव हिंदू धर्म की आधारशिला रखते हैं। यहीं पे आप देखो गुप्तोत्तर काल में आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की उदाहरण देखेगी। अवतारवाद, विष्णु के 10 अवतार आपको देखेंगे यहाँ पे, 10 अवतार क्रम से पूछते हैं। मत्स्य अवतार, कृमु अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। कल्कि। इस काल में भक्ति, यज्ञ, बलि, दान, पूजा, तीर्थ यात्रा तथा व्रत का महत्व बढ़ता है। तो 10 अवतार आपको क्या करना है। मत्स्य अवतार, अच्छा आपको लग रहा है आवाज में कुछ खा रहा हूँ मैं, एक्चुअली दवाई खा रहा हूँ साथ में, जब बोल रहा हूँ दवाई खा रहा हूँ मैं। ये वीक में 2 बार खानी होती है, चूसने वाली दवाई है, लंग्स के लिए है। ठीक है ना। वैष्णव धर्म की बात करूं तो गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म के अंतर्गत वैष्णव धर्म सर्वाधिक प्रभावशाली संप्रदाय में से एक था। अधिकांश गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने इसे राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। गुप्त शासकों में परम भागवत की उपाधि दिखती है आपको। उनके सिक्कों पर आपको गरुड़, शंख, चक्र, गदा, पद्म, लक्ष्मी जैसी आकृतियां मिलेंगी आपको। मिल जाएगी नहीं मिल रहा वैष्णव धर्म, हम लोग क्या पढ़ रहे, गुप्त काल का धर्म पढ़ रहे ना। वैष्णव धर्म के प्रसार की बात करें तो वैष्णव धर्म
का प्रचार विभिन्न भागों में, मूलतः दक्षिण पूर्व एशिया में देखेगा आपको, हिंद चीन में, कंबोडिया में, मलाया में, इंडोनेशिया में। विष्णु नारायण की मूर्तियों का यहाँ पे निर्माण होता है। गरुड़ ध्वज मिलता है आपको, विष्णु मंदिर यहाँ पे मिलते हैं आपको। विष्णु को उनके अनेक अवतारों में चित्रित किया जाता है। गंधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। क्या? गंगाधर अभिलेख में गांधार, गांधार, ये गांधार है, गंगाधर नहीं है, गांधार है। गांधार अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। वाराणसी से प्राप्त मूर्ति होती है, वहां पर कृष्ण को गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए बताया गया है। अनेक पुराणों का नामकरण विष्णु उनके अवतारों पर होता है। मत्स्य पुराण, कुर्मु पुराण, ठीक है ना, विष्णु पुराण। शैव धर्म की बात करूं तो शैव धर्म के साथ साथ, वैष्णव के साथ साथ शैव धर्म अथवा शिव भागवत संप्रदाय का विकास होता है। कालिदास की रचनाओं में शिव भक्त के अनेक संकेत मिलते हैं। गोकर्ण के शिव, काशीनाथ के विश्वनाथ, उज्जैन के महाकाल का उल्लेख किया गया कालिदास ने। क्या? गोकर्ण के शिव, काशी के विश्वनाथ, उज्जैन के महाकाल। पुराणों में शिव मिलता है आपको, वायु पुराण, मत्स्य पुराण में शिव की महिमा का वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण में वाराणसुर द्वारा शिवलिंग को सिर पर रखकर पूजा करने का उल्लेख मिलता है। ये आपसे पूछे जाते हैं, ऐसी घटना आपसे पूछी जाती है एमपीपीएससी में। महाभारत में विभिन्न शैव संप्रदायों का उल्लेख है। शैव, पाशुपत, कापालिक, कालमुख, विभिन्न संप्रदायों का उल्लेख है आपको। महाभारत के अनुशासन पर्व में लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है संयुक्त रूप में। तो आप यहाँ पे देखो, आपको गुप्त काल में देवी और देवता संयुक्त रूप में मिलेंगे। अर्धनारीश्वर, शिव और पार्वती का संयुक्त रूप। हरिहर शिव और विष्णु का संयुक्त रूप। हरिहर, हरिहर शिव विष्णु का स्वरूप है। ये संयुक्त स्वरूप आपको इस टाइम पे मिलते हैं। गुप्त शासक और शैव धर्म। तो गुप्त राजाओं, सामंतों और अधिकारियों ने शैव धर्म को संरक्षण दिया था। स्कंदगुप्त के सिक्कों पर बैल और नंदी की आकृतियां मिलती हैं, जो कि शैव धर्म से संबंधित है। कुमारगुप्त के सिक्कों पर मयूर, स्कंद और कार्तिक की जानकारी आपको मिलती है। करमंडल लिंग अभिलेख पर आपको कुमारगुप्त के अधिकारी पृथ्वी सेन द्वारा शिवलिंग स्थापना का उल्लेख मिलता है। पाशुपत संप्रदाय की बात करते हैं तो गुप्त काल में शैव धर्म के अंतर्गत पाशुपत संप्रदाय का विकास हुआ था। मथुरा इसका प्रमुख केंद्र था। यहाँ पे शक्ति पूजा, सूर्य पूजा, नाग पूजा, यक्ष पूजा आपकी की जाती थी गुप्त काल में। अन्य धर्मों की बात करूं तो गुप्त काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी प्रचार रहा था, जो कि धार्मिक सहिष्णुता बताता है। आप देखोगे बौद्ध धर्म पंजाब, कश्मीर, भारत के अनेक क्षेत्रों में था। महायान बौद्ध धर्म तथा योगाचार दर्शन का विकास हुआ था। यहाँ पे इस टाइम पे आचार्य देव, वसुबंध, दिग्नाग जैसे प्रमुख आपको बौद्ध भिक्षु आपको देखने को मिलेंगे, बौद्ध दार्शनिक मिलेंगे। बौद्ध धर्म की संरक्षण की बात करूं तो शिल्पियों, व्यापारियों, विभिन्न सामाजिक वर्गों के द्वारा बौद्ध विहार, चैत्रों और बौद्ध प्रतिमाओं को बनाई जा रही थी, ठीक है ना। आपको कई गुप्त शासक अधिकारी भी बौद्ध संस्थाओं को अनुदान दे रहे थे इस टाइम पे। सांची अभिलेख से आपको जानकारी मिलती है। सांची अभिलेख से आपको जानकारी क्या मिलती है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय का अधिकारी था आम्रकारदव, ये पूछा गया आपसे एमपीपीएससी बार बार। चंद्रगुप्त द्वितीय का अधिकारी था आम्रकारदव, उसने सांची अभिलेख में क्या, काकनावाड़ महाविहार के लिए 25 दीनार दिए थे। आपसे पूछते हैं काकनावाड़ किस शहर का प्राचीन नाम है? सांची का। काकनावाड़ बिहार कहाँ पे? सांची में। ये आपसे पूछता जाता है। मानकोर अभिलेख में आपको बुद्धमित द्वारा बुद्ध की प्रतिमा का स्थापना का उल्लेख मिलता है। सारनाथ अभिलेख में आपको अभयमित द्वारा बुद्ध की प्रतिमा का। तो मानकुवर में बुद्धमित, ये पूछा गया, मानकुवर में बुद्धमित, सारनाथ में अभयमित। और कुमारगुप्त प्रथम द्वारा परंपरा रूप से नालंदा विहार की स्थापना की गई थी। उसके प्रारंभिक सदस्यों से जोड़ा जाता है। जैन धर्म की बात करूं तो यहाँ पे आपको जैन धर्म भी देखने को मिलेगा, हालांकि सीमित क्षेत्र में था, मथुरा वल्लभी क्षेत्र में। जैन ग्रंथों के संकलन संपादन हेतु सभाओं की परंपरा इनके अंदर जुड़ी है। मथुरा वल्लभी मुख्यतः श्वेतांबर समुदाय के केंद्र है। कुंडुवर्धन को दिगंबर संप्रदाय का केंद्र माना जाता है। जैन मंदिरों और तीर्थंकरों की प्रतिमा का निर्माण कराया जाता है व्यापारी वर्गों के द्वारा। उदयगिरी अभिलेख में शंकर नामक व्यक्ति द्वारा पार्श्वनाथ प्रतिमा पूछा गया, व्यक्ति कौन है भैया? शंकर व्यक्ति। किसकी प्रतिमा? पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित करवाता है। गुप्त काल में धार्मिक व्यवस्था की मुख्यता व्यवस्थित क्या भैया कि पौराणिक हिंदू धर्म का विकास होता है, वैष्णव और शैव धर्म का उत्कर्ष होता है। हालांकि धार्मिक सहिष्णुता साथ साथ में आपको देखने को मिलती है। बात करते हैं गुप्त काल की अर्थव्यवस्था की। मैं शुरुआत में कहा था आज की क्लास बहुत बड़ी है, क्लास बहुत बड़ी जाएगी अभी। गुप्त काल की अर्थव्यवस्था की, व्यापार की बात करते हैं हम लोग, समझिए ना। गुप्त कालीन सिक्के भी आपके आएंगे। ये नोट्स बहुत शानदार तरीके से बनाए, ऐसा नहीं कि आप कम बनाए गए हो, शानदार तरीके से। तो नेट के टाइम पे और अपडेट करूंगा मैं। अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, जो कि कृषि के साथ साथ उद्योग, शिल्प और श्रेणी व्यवस्था था
व्यापारिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण स्थान थी, ठीक है ना। कृषि की बात करें तो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, एग्रीकल्चर थी। अधिकांश कृषि वर्षा पर निर्भर थी। इसी कारण वर्षा की मात्रा और समय के साथ क्या कृषि पर सीधा प्रभाव पड़ता था। काल में सिंचाई व्यवस्था भी थी। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है हमें? आपकी सुदर्शन झील की मिलती है। उत्तर भारत में सिंचाई के साथ हुआ था अर्घट था, अर्घट अर्घट आ गया आपका, वो चका आ गया, वाटर व्हील, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्यतः तालाब की सिंचाई होती है, आज भी होती है। भूमि की बात करूं तो क्षेत्र भूमि किसको कहते हैं? जो खेती के लिए उपयुक्त भूमि थी। वास्तु भूमि, आवासीय भूमि, खेल या स्थल भूमि जो ज्योति नहीं गई परती पड़ी हो। आपरत भूमि, बिना ज्योति गई जंगली भूमि या पूर्ण बंजर भूमि। चारागाह भूमि, जो पशुओं के चारों के लिए उपयोग होती हो। औदक भूमि, दलदली या जलयुक्त भूमि। और मृत्सा भूमि, सिंचाई साधन एवं सूखी व ऊंची भूमि। तो देखो क्षेत्र कौन सी खेती उपयुक्त भूमि है, मैं नाम पढ़ रहा हूँ, आप लोग इसका अर्थ पढ़ना। क्षेत्र, वास्तु, शिल, अपहृत, चारागाह, औदक, मृत्सा, ठीक है ना। भूमि के वर्गीकरण की बात करूं तो गुप्तकालीन भूमि प्रबंधन की व्यवस्था तथा किसी व्यवस्था के विकसित रूप को दर्शाती है। अब करते हैं भूमि स्वामित्व की बात करते हैं। तो गुप्त काल में भूमि स्वामित्व के संबंध में स्मृतिकारों के अलग अलग विचार मिलते हैं। मनु और गौतम जैसे स्मृतिकार राजा को भूमि का सर्वोच्च स्वामी मानते हैं, किंतु मनु एक अन्य स्थान पर कहते हैं कि भूमि उस व्यक्ति की है जो सर्वप्रथम उसे आबाद या कृषि योग्य बनाता है। यह विचार प्रथम अधिभोग या भूमि आबादी सिद्धांत को दर्शाता है। दूसरी ओर बृहस्पति और नारद क्या बोलते हैं कि भूमि का वास्तविक स्वामी वो है जिसके पास कानूनी दस्तावेज है, जिसके पास क्या है बेटा? कानूनी दस्तावेज है। याद रखना, मनु क्या बोलते हैं भैया? मनु क्या भूमि आबादी का सिद्धांत देते हैं, प्रथम अधिभोग का सिद्धांत देते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं अमर कोश क्या बोलते हैं भूमि के बारे में। तो अमर सिंह का अमर कोश है, अपने प्रसिद्ध ग्रंथ में 12 प्रकार की भूमियों की जानकारी देते हैं और यह गुप्त काल की कृषि और भूमि के वर्गीकरण की विकसित व्यवस्था को बताते हैं। अच्छा, भूमि माप की इकाइयां क्या पे? तो निवर्तन, कुल्याभाप, द्रोणाभाप, आड़भाप। क्या? निवर्तन, कुल्याभाप, द्रोणाभाप, आड़भाप क्या आपकी भूमि मापन की इकाइयां? कब है बेटा आपकी? किस काल में है? गुप्त काल में। का संबंध देखो, इनके मध्य में एक कुल्याभाप बराबर 8 द्रोणाभाप होते हैं। संबंध में क्या? एक कुल्याभाप बराबर कितना होता है? 8 द्रोणाभाप होते हैं, 32 आड़भाप होते हैं, आड़भाप, ठीक है ना। पंजाब क्षेत्र में भूमि मापन के लिए पाठक शब्द का प्रयोग किया जाता था, पाठक नामक इकाई का। कृषि उपकरण की बात करूं तो गुप्त काल में कृषि के विकसित उपकरण आपको मिलेंगे। अमर कोश में हलों की बनावट को लेके बृहस्पति के अनुसार हल के फाल का वजन 12 फल, लंबाई 8 अंगुल, चौड़ाई 4 अंगुल होती थी। मतलब बृहस्पति में भी और अमर कोश में क्या कृषि की जानकारी मिलती है। सिंचाई व्यवस्था की बात करते हैं तो गुप्त काल में राज द्वारा सिंचाई का संबंध मिलता है। हमने एग्जाम्पल देखा स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, जहां पर आप क्या करते हैं कि जिनका अधिकारी परदत्त और उसका पुत्र चक्रपाल थे, सुदर्शन झील का निर्माण करवाता है, ठीक ना, जो कि लोक परोपकारी सिंचाई नीति की जानकारी देता है। उत्तर भारत में कुआं से अर्घट से सिंचाई होती थी। घंटी यंत्र बाणभट्ट के हर्षचरित में ज्ञात होता है कि गन्ने की फसल के लिए सिंचाई में घंटी यंत्र का प्रयोग होता था, पॉट वाटर लिफ्टिंग डिवाइस, जो कि आपका इस पार से होता था, अर्घट, ठीक ना। एक प्रकार जल उठाने का साधन था। बंगाल में सिंचाई के लिए वर्षा जल संग्रहण किया जाता था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती थी। प्राचीन भारत में तालाबों से टैंक इरिगेशन आपका होता था, याद रखना। ग्रामीण भूस्वामी कृषक वर्ग, तो गुप्त काल में ग्रामीण समाज में भूमि से जुड़े विभिन्न सामाजिक और आर्थिक वर्ग विद्यमान थे। ग्रामीण भूस्वामियों और प्रभावशाली व्यक्ति थे, ग्रामीण कौटुंबिक मात्रा आपके थे, ठीक ना। छोटे किसानों के लिए कृषि बल, कृषक या किनास शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख फसलों की बात करूं तो गुप्त काल में विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की फसलों की खेती की जाती थी। चीनी यात्री हंसांग ने पश्चिम भारत में ईख और गेहूं की खेती का उल्लेख किया है। पूर्वी भारत में चावल अथवा धान की खेती का प्रयोग किया है। कालिदास ने अपनी रचना में ईख व धान की खेती का उल्लेख किया है। बृहत संहिता की बात करते हैं, किसी की बात करते हैं तो बराहमीर की बृहत संहिता में वर्षा की संभावना, वर्षा के पूर्वानुमान, अनुमान और वर्षा के अभाव से जो संबंध विषय, मतलब कैसे इफेक्ट पड़ता है फसल पर, उसकी जानकारी मिलती है। कहाँ पे? बराहमीर की बृहत संहिता पर। यहाँ पे देखते चलना बेटा, कितने अच्छे से एग्रीकल्चर का टॉपिक बताया गया, सिंचाई कहाँ पे हो रही है, ठीक है ना, किस प्रकार से जो छोटे किसानों के लिए क्या यूज कर रहे हैं। फसलों की बात करें तो आपको हैंसांग ईख, गेहूं और
गन्ने की बात करता है। पूरी भारत में चावल और धान की बात करता है। कालिदास भी अपने पास गन्ने और धान की बात करते हैं, ठीक है ना। बृहत संहिता आपको क्या बताती है भैया कि वर्षा की संभावना का खेती होती थी। मौसम और वर्षा का अध्ययन करते, जलवायु का अध्ययन करते बृहत संहिता में, ठीक है। प्राइमरी को खगोल विज्ञान कहते हैं, खगोल विज्ञान थे। उद्योग की बात करें तो गुप्त काल में विभिन्न प्रकार के उद्योग और शिल्प थे आपको। यहाँ पे वस्त्र उद्योग आपको मिलेंगे, मृदवान उद्योग आपको मिलेंगे, मणि मूर्ति उद्योग मिलेंगे, पत्थर उद्योग मिल जाएंगे, धातु उद्योग आपको मिल जाएंगे। वस्त्र उद्योग की बात करें तो रेशम बुनाई यहाँ पे होती थी। मंसूर अभिलेख में एक श्रेणी की जानकारी मिलती है जो कि सूर्य मंदिर के लिए निर्माण करवाती है, बाद में उसकी मरम्मत करवाती है। इसको रेशम बुनकर अभिलेख भी बोलते हैं अपन, है कि नहीं। धातु की जानकारी देखो तो मेहरौली की लोह स्तंभ देख लो, गुप्त काल के धातु कर्म की जानकारी देता है। श्रेणी व संघ की बात करें तो शिल्पियों और व्यवसायियों की जानकारी श्रेणी व संघों से प्राप्त होती है, ठीक है। इस श्रेणी केवल आर्थिक व्यवसाय संगठन नहीं थी बल्कि बहुआयामी थी। व्यवसाय गतिविधियों के संचालन करती थी, स्थानीय प्रशासन में भाग लेती थी, अपनी मोहरें जारी करती थी, बैंकिंग संस्थान के रूप में काम करती थी। इसके अतिरिक्त क्या श्रेणियां दान पुण्य व जनहित के काम भी करती थी। श्रेणियों को बैंकिंग कार्य बात करो तो गुप्त काल में श्रेणियां धन जमा स्वीकार करती थी। श्रेणियां क्या आपका बैंकिंग का काम भी करती थी, धन जमा स्वीकार करती थी, जमा धन से प्राप्त आय का उपभोग करती थी, ठीक ना। धार्मिक सामाजिक कार्यों के लिए करती थी। इस प्रकार श्रेणियां एक प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था के रूप में काम करती थी। मंसूर के रेशम बुनकरों की जानकारी हो तो मंसूर अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है। इस श्रेणी में 10 फुट का एक विशाल सूर्य मंदिर का जानकारी आपको मिलता है। बाद में इस श्रेणी के द्वारा मंदिर की मरम्मत करवाई जाती थी, ठीक है। हम देख ही चुके अभी तक। श्रेणियां आर्थिक शक्ति, सामाजिक धार्मिक भूमिका का काम करती थी। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। यहाँ से कोई क्वेश्चन डीप नहीं बनेगा, जहां बनेगा वहां पर रुक जाऊंगा आपके लिए। पहले श्रेणी की जानकारी ये पूछेगा इंदौर अभिलेख। इंदौर अभिलेख पहली बात तो आपका एमपी में नहीं, यूपी का इंदौर अभिलेख है। इसका गुप्त का है। पहले श्रेणी की जानकारी मिलती है। इस श्रेणी के बाद स्थायी निधि जमा थी। इस निधि से प्राप्त आय का उपयोग सूर्य मंदिर में दीपक जलाने के लिए किया जाता था, ठीक है ना। इस प्रकार क्या गुप्त काल की आर्थिक संगठन, बैंकिंग व्यवस्था जो श्रेणियां थी, आर्थिक संगठन, बैंकिंग संस्थाएं, सार्वजनिक काम और धार्मिक कार्यों का संरक्षण करती थी। कौन? श्रेणियां। बात करते गुप्तकालीन व्यापार की तो गुप्तकालीन व्यापार वाणिज्य का स्थान महत्वपूर्ण था। हालांकि गुप्त साम्राज्य की स्थापना तक प्राचीन रोम व्यापार में गिरावट आ चुकी थी। जो रोम व्यापार आपको हो रहा था, इंडो रोमन ग्रीक ट्रेड आपका जो हो रहा था, उसमें गिरावट आ चुकी थी। फिर भी भारत के व्यापारिक संबंध बैजेंटाइन साम्राज्य, चीन से, दक्षिण पूर्व एशिया से, श्रीलंका से, अरब से और इथोपिया से बने रहे। आपके इन क्षेत्रों से बने रहे, इस बात को आपको रखना है। रोमन और बैजेंटाइन व्यापार की बात करूं तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना तक रोमन व्यापार का पतन हो चुका था। पश्चिम रोमन साम्राज्य के पतन के बाद पूर्वी रोमन साम्राज्य के रूप में बैजेंटाइन साम्राज्य का विकास हुआ था। पढ़ते चलना, वर्ल्ड हिस्ट्री में काम में आएगा। भारत ने पुनः क्या किया? बैजेंटाइन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। गुप्तकालीन भारत इथोपिया के माध्यम से बैजेंटाइन साम्राज्य तक पहुंचा था और 6वीं शताब्दी के व्यापारी यात्री कॉस्मोस इंडोकोपलेटस ने भारत और इथोपिया के मध्य व्यापारिक संबंधों का उल्लेख किया। किसने? कॉस्मोस महोदय। कॉस्मोस नाम पूछे, कॉस्मोस ने, बस कॉस्मोस आपका जानकारी देता है भारत और बैजेंटाइन साम्राज्य के व्यापारों के मध्य की। जस्टिन एवं इथोपिया तो बैजेंटाइन साम्राज्य, जस्टिन प्रथम ने, जो बैजेंटाइन सम्राट था जस्टिन प्रथम, इसने क्या इथोपिया के शासक एलिसोस या हेलोसेथोस के साथ समझौता किया था। इसका उद्देश्य क्या था कि फारसी क्योंकि व्यापारी व राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, ठीक है ना। रेशम व्यापार की बात करूं और भारत की भूमिका की बात करूं तो प्राचीन काल में भारत और चीन के बीच, भारत, चीन और पश्चिमी देशों के बीच क्या रेशम व्यापार महत्वपूर्ण मध्यस्थ था। लगभग 550 ईस्वी में देखो बैजेंटाइन जगत में रेशम उत्पादन तकनीक, रेशम उत्पादन की तकनीक पहुंच गई थी। इसके परिणामस्वरूप क्या हुआ? चीन से पश्चिम की ओर होने वाले रेशम व्यापार में भारत की मध्यस्थ भूमिका कम हो गई। इस परिवर्तन से क्या हुआ? भारत के पश्चिमी व्यापार प्रभावित हुआ। इसके विपरीत चीन व दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार एक संबंध बन चुकी थी। आप देख रहे हैं आपको उस समय पे भारत की स्थिति कैसी थी, गुप्त काल में व्यापार की स्थिति कैसी थी। भारत चीन व्यापार की बात करूं यहाँ पे देखो भारत पूर्वी समुद्री व्यापार, तो कॉस्मोस के विवरण के अनुसार 6वीं शताब्दी के मध्य भारत पूर्वी तट का समुद्री व्यापार श्रीलंका के माध्यम से करता था। भारत और चीन के व्यापार सिंगलदीप या श्रीलंका के एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ व्यापार केंद्र था। भारत और चीन के व्यापार में क्या श्रीलंका क्या था? मध्यस्थ केंद्र था। कॉस्मोस के अनुसार चीन से आने वाली वस्तुएं श्रीलंका पहुंचती थी और वहां से भारतीय व पश्चिमी व्यापारी तक भेजी जाती थी। भारत चीन व्यापार की बात करूं तो भारत चीन व्यापार संभवतः मुक्त वस्तु विनिमय पर आधारित था। इसका एक प्रमुख आधार है कि सामान्यतः भारत में
चीनी सिक्के व चीन में भारतीय सिक्के प्राप्त नहीं हुए। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, बन सकता है आपसे, भैया आपको कैसे मालूम चलता है कि भारत और चीन के मध्य व्यापार वाटर सिस्टम था? तो भैया दोनों क्षेत्रों में एक दूसरे सिक्के नहीं मिलते हैं। हालांकि दोनों क्षेत्रों में एक दूसरे की वस्तुएं तो मिलती हैं, लेकिन दोनों क्षेत्रों में एक दूसरे के सिक्के नहीं मिलते आपको। अपवाद के स्वरूप मैसूर क्षेत्र में एक चीनी सिक्का मिलता है, याद रखना। इससे संकेत मिलता है कि भारत चीन व्यापार मुद्रा के स्थान पर वस्तुओं की प्रत्यक्ष आदान प्रदान की भूमिका रही होगी, ठीक ना। इथोपिया से क्या आता था आपको? हाथी दांत। अरब से घोड़े, चीन से रेशमी वस्त्र और श्रीलंका से मोती आपके आते थे। ब्राह्मणी के अनुसार मोती श्रीलंका से आयातित किए जाते थे। और चीनी यात्री फाइन क्या बोलता है कि श्रीलंका के चमकीले मूलार मोतियों का उल्लेख करता है। क्या वस्तु भेजी जाती है? तो कॉस्मोस मोदी बताते हैं कि मालाबार तट से काली मिर्च का निर्यात किया जाता था। भारतीय व्यापार में वस्त्र का भी महत्वपूर्ण भूमिका था। उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्रों का व्यापार किया जाता था। भारतीय वस्त्र शिल्प महत्वपूर्ण थे आपके। समुद्री व्यापार की बात करूं तो गुप्त काल में समुद्री व्यापार विकसित था। चीनी यात्री फायन स्वयं भारत से समुद्री जहाज से श्रीलंका गया था। इसके बाद वह समुद्री मार्ग से दक्षिण पूर्व एशिया होते चीन लौटा था। भारत श्रीलंका दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य सक्रिय समुद्रिक व्यापारों की जानकारी मिलती है। नगरीय बाजार या व्यवसाय की बात करूं तो कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन नगरीय बाजारों व्यवसाय पर पता चलता है। नगरों में विभिन्न प्रकार के व्यापारी और शिल्पकार काम करते थे। विशेष रूप से वस्त्र निर्माण शिल्प काम अत्यधिक विकसित था। कालिदास के नाटकों में उच्च गुणवत्ता वाले एवं विलासतापूर्ण वस्तुओं का उल्लेख मिलता है। ब्याज और ऋण व्यवस्था की बात करूं तो समकालीन धर्मशास्त्रीय व आर्थिक ग्रंथों में 6 प्रकार की ब्याज का उल्लेख मिलता है। इससे गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था में ऋण व्यवस्था और सूद आधारित वित्तीय लेन देन की रूप में विकसित जानकारी मिलती है। श्रेणियों की स्वायत्तता की बात करूं तो नारद और बृहस्पति ने श्रेणियों की प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। गुप्त काल में श्रेणियों को पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त थी। श्रेणियां अपने आंतरिक नियम बनाती थी और अपने सदस्यों के आर्थिक व व्यवसायिक मामलों का संचालन करती थी। वे स्थानीय प्रशासन, बैंकिंग, धार्मिक दान और जनहित के कार्यों में भाग लेती थी। मंदसौर के रेशम बनकरों की बात करूं तो मंदसौर अभिलेख से ज्ञात होता है कि रेशम बनकरों की संगठित श्रेणी में विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। अभी बार बार पढ़ चुके इसके लिए, अब आपको कभी भूलोगे नहीं आप लोग, ठीक ना। बात करते हैं मुद्रा संबंधी साक्ष्य। तो इंदौर से आपको तेलियों की श्रेणी की जानकारी मिलती है। फिर से बोलो, इंदौर एमपी का नहीं है, यूपी का है। विदिशा से आपको हाथी दांत के कारीगरों की जानकारी मिलती है। उज्जैनी से आपको अनाज व्यापारी की जानकारी मिलती है। नासिक से बुनकरों की जानकारी मिलती है। मंदसौर से रेशम बुनकरों की, मथुरा से आटा पीटने वालों की और कौशाम्बी से गंधकों की, इत्यादि इत्यादि आपको जानकारी मिलती है व्यापारिक श्रेणियों की। ये आपको क्या व्यापारिक श्रेणियों की जानकारी आपको मिलती है। बात करते हैं गुप्तकालीन सिक्के आपके लिए महत्वपूर्ण है। गुप्तकालीन सिक्के आपके लिए महत्वपूर्ण, याद रखना। एवई सिक्के नहीं है, महत्वपूर्ण सिक्के है। एवई नहीं है, महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक गुप्तकालीन सिक्कों का, ठीक है। दो बहुत बड़ा टॉपिक है, चंद्रगुप्त द्वितीय पूरा आपका लेके जा रहा है इसमें। सिक्कों से आपके क्वेश्चन भयंकर आते हैं। सिक्कों से क्या क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक इसमें दिया गया है। देखो, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा, हड़ों के सिक्का, हेप्तलाइट के सिक्के, गौदे सिक्के, दबुआ सिक्के, ये आपकी सिक्कों के नाम देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो सिक्कों को, संस्कृत भाषा साहित्य को मैं नेक्स्ट क्लास में करता हूँ। क्लास सीधे बड़ी हो जाएगी, लगभग कितनी हुई है आपकी, 1 घंटे की क्लास हो चुकी है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में करता हूँ, ठीक है ना। और आज आपके लिए 2 क्लास मैंने किसकी दी थी, पेपर 1 की दे दी थी। 1 क्लास आपकी इसकी होगी, 3 क्लास आज के लिए होगी। आप लोग थोड़ा चेक करते हैं आप लोग प्ले लिस्ट को, ठीक है। चलो, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक और लास्ट क्लास होगी गुप्त काल के लिए, फिर गुप्तोत्तर काल पे आ जाएंगे, ठीक है ना। इस सरदर्शन वगैरह इसमें होंगे। बहुत बड़ा है गुप्त काल, छोटा नहीं है, ठीक है। महत्वपूर्ण भी बहुत है, बहुत बड़ा भी है। तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर करते जाओ और टाइम टाइम पे प्ले लिस्ट चेक करते जाओ आप लोग, ठीक है ना।